हेलो 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 हेलो। ओके, चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं आपका हरीश भैया आपके सामने हूँ, बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार में जिसका नाम है सिलेक्शन वे। और देखिए साथियों, हम यहाँ पे आज शुरुआत करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो हम कार्बन और उसके यौगिक, इसकी शुरुआत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल तरीके से आपको मैं सारे के सारे फैक्ट यहाँ पे समझाने वाला हूँ और बहुत कुछ नया आपको जानने को सीखने को मिलेगा। तो बी रेडी फॉर दिस क्लास। एक बार जल्दी से बता दीजिए मुझे कि क्या मेरी आवाज प्रॉपर्ली आ रही है, इज एम प्रॉपर्ली ऑडिबल? और वीडियो तो आपको सही से दिखाई दे रही होगी, है ना? एक बार जल्दी से बताओ सबके सब कमेंट के अंदर, देन विल स्टार्ट द क्लास। परफेक्ट है चीज? ओके, परफेक्ट ना? आ जाओ देखो। तो बालक देखिए, हम यहाँ पे जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है कार्बन ऑडिट कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स क्यों फेमस है, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बहुत सारी बातें आपको जानने को सीखने को मिलेंगी। तो कार्बन ऑडिट कंपाउंड्स हमारा ये टॉपिक होने वाला आज का, ठीक है? चलो, तो क्लास को शुरू करने से पहले ना कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आपको जो बताने हैं। बेसिक फंडामेंटल मतलब आपको वो चीज समझनी ही पड़ेगी कार्बन के बारे में, क्योंकि कार्बन के बारे में हमें हर चीज पढ़नी है, बहुत डिटेल से पढ़नी है। चलिए, तो क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको मैं समझा देता हूँ। बेसिक फंडामेंटल्स क्या है कार्बन को लेके, पहले आपको वो चीज थोड़ी सी क्लियर होनी चाहिए ना, कि कार्बन क्या है, कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कौन सा बॉन्ड बनाता है, किस प्रकार से चीजें बनाता है। देखिए, तो हम जब भी बात करते हैं साथियों किसके बारे में, कार्बन के बारे में। तो कार्बन के बारे में आपको इतना सा पता होना चाहिए कि कार्बन हमारे पास में बेसिकली है क्या। देखो, तो ये हमारे पास में साथियों पाया जाने वाला एक एलिमेंट है। देखो, कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन साथियों हमारे पास में पाया जाने वाला एलिमेंट है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। क्लियर सारी बातें। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के बारे में यह कहा जाता है कि ये हमारे पास में कार्बन है, इसकी परमाणु संख्या 6 होती है और परमाणु भार जो मिलता है वो मिलता है 12, है ना? तो ये कार्बन का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? जो जो सामान्य संरचना इसकी कही जाती है। अब ये जो 6 है, ये 6 किसको बताता है? तो ये 6 बेटा बताता है इसके अंदर पाए जाने वाली परमाणु संख्या को। परमाणु संख्या बोले तो भैया क्या कही जाती है? परमाणु संख्या बोले तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में साथियों हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर। तो कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है डेट इज 6। अब ये देखो, अगर इसकी एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब ये है कि इसमें पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं 6। इसमें पाए जाने वाले प्रोटॉन्स कितने भैया? तो प्रोटॉन्स भी हमारे पास में 6 मिलते हैं। क्लियर सारी बातें। अब आते हैं ऊपर वाली संख्या के बारे में। देखो, जो ऊपर नंबर दिया गया है इसे बोलते हैं एटॉमिक मास, या सिंपली भाषा में कहें तो इसे बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं साथियों? इसको बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर, जिसको हिंदी में कहा जाता है सिंपली भाषा में परमाणु द्रव्यमान संख्या। ठीक है, अब इसकी परमाणु द्रव्यमान संख्या जो है वो है 12। अब मैं जो पॉइंट बताना चाहता हूं उन पॉइंट को जरा समझना। अगर परमाणु द्रव्यमान संख्या बेटा 12 है तो 12 बनता है किस किस के मिलने से? तो 12 बनता है यहाँ पे प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन के मिलने से। क्लियर सारी बातें। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मिलने से 12 बनेगा। अब ये बताओ कि अगर इसके पास में 12 परमाणु द्रव्यमान संख्या है और प्रोटॉन 6 है, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो न्यूट्रॉन ऑटोमेटिकली यहाँ पे कितने आएंगे? तो 6 आएंगे। क्लियर सारी बातें। मतलब अगर मैं बात करता हूं इसके बारे में, कार्बन 6 6 12 के बारे में, इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 है, प्रोटॉन 6 है और न्यूट्रॉन्स कितने हमारे पास में? 6 है। अब इसी को लेके ना एक बहुत प्यारी कंडीशन बनती है। क्या कंडीशन बनती है? कि कार्बन के अंदर ना कंडीशन क्या है कि कार्बन हमारे पास में 3 प्रकार के होते हैं, 1 2 और 3। भैया ये तो सेम लग रहा है, देखो नहीं सेम नहीं है। ये यहाँ पे नोटिस करोगे तो इन सब के अंदर जो एटॉमिक मास नंबर है, या एटॉमिक नंबर जो है, या सिंपली भाषा में कहें जो परमाणु संख्या वो कैसी है? बराबर है 6 6 6 की।
लेकिन वहीं पर हम जब आते हैं मास को लेके, तो एक में है साथियों 12, एक में है 13, और एक होता है यहाँ पे 14। तो हमारे पास में ना बेसिकली 3 कार्बन है जो देखने को मिलेंगे, कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। अब ये किसका निर्माण करते हैं? तो ये तीनों के तीनों जो कार्बन है ना, वह हमारे पास में समस्थानिक होते हैं, जिसे बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप किसे कहते हैं भैया? ऐसे कार्बन या ऐसे हमारे पास में एलिमेंट जिनके पास में एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, लेकिन जिनका एटॉमिक मास नंबर कैसा होता है? अलग अलग होता है। आप नोटिस करो, इन सब के अंदर जो परमाणु संख्या वो कैसी है? बराबर है, लेकिन परमाणु भार कैसा है? देखो अलग अलग है कि नहीं? सही बात है। इनको क्या कहेंगे? तो इनको सिंपली भाषा में कहते हैं आइसोटोप, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों? समस्थानिक कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है? इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं? तो आप बहुत आसानी से बता दोगे। बहुत आसानी से कैसे बता दोगे? देखो ध्यान से, कि भैया इसमें इलेक्ट्रॉन हमारे पास में 6 हैं, प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन कितने मिलेंगे? तो न्यूट्रॉन को निकालने का सिंपल सा तरीका ये है, आप ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या माइनस कर दो, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 6 हो जाएंगे। क्लियर सारी बातें? ठीक है, इस वाली कंडीशन को नोटिस करो। आप नोटिस करो साथियों, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 हैं, प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन कितने मिलेंगे? तो 13 में से 6 को निकालोगे तो 13 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास में? 7 बचेंगे। ठीक है भैया, आप इस वाली कंडीशन पे आ जाओ। देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6 हैं, प्रोटॉन्स कितने? 6 हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 14 में से 6 हटाओगे तो हमारे पास बचेगा 8। तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जो न्यूट्रॉन्स की संख्या बदलती है, इससे किसका फॉर्मेशन हो जाता है? तो न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से साथियों फॉर्मेशन होता है किसका? यहाँ पे आइसोटोप्स का। किसका? आइसोटोप्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और आइसोटोप्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बालक? हिंदी में से सिंपली भाषा में कहते हैं समस्थानिक। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है। तो कार्बन ना हमारे पास में आइसोटोप भी बनाता है, जिसे बोलते हैं समस्थानिक बनाता है। और ये क्यों बनता है? ड्यू टू द चेंज ऑन दी वैल्यू ऑफ द न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन की संख्या में परिवर्तन से ही चीजें हैं जो बनके तैयार होती है। थोड़ा सा बफरिंग का इशू आ रहा है, मैं चेक कर लूं। मैं बफरिंग क्यों हो रही है? ओहो, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रही है। चलो ठीक है, तो हमने ये बात यहाँ पे समझ ली है कि कैसे यहाँ पे चीजों को फॉर्मेशन हो जाता है। देखो क्लियर सारी बात है। कार्बन के बारे में इतनी बात क्लियर हो चुकी है। देखो, तो कार्बन सबसे पहले क्या हमारे पास में एलिमेंट है। अब ये बताओ कि ये हमारे पास किस में शामिल है? देखिए, तो ये हमारे पास बेटा शामिल होता है किसमें? अधातु में। अधातु मतलब इट इज अ टाइप ऑफ नॉन मेटल। आप क्या इसे कभी भी मेटल बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ये हमेशा कैसा है साथियों? नॉन मेटल रहता है। ये हमेशा अधातुओं में शामिल रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस में शामिल किया जाएगा, तो साथियों इसको हम शामिल करते हैं ग्रुप नंबर 14 में। मतलब जो हमारी आवर्त सारणी होती है, तो आवर्त सारणी के अंदर जो वर्ग 14 होता है, ग्रुप 14 होती है, उसमें इसको शामिल किया जाता है। आपसे पूछेंगे बताओ इसकी वैलेंसी कितनी रहती है? कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती है साथियों? वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयुक्तता। क्या बोलते हैं? संयुक्तता बोलते हैं। सिंपल सी बात है। तो इसकी वैलेंसी होती है साथियों 4। इसे हम यहाँ पे टेट्रावेलेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट। मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को ले तो ले सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे भी सकता है, देखिए 4 बॉन्ड्स बना सकता है। बहुत ही बढ़िया। तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि इसमें कैसा बॉन्ड है जो बनेगा, इसमें किस प्रकार का जो बंध है ये बनता है। देखो ध्यान से, तो कार्बन के अंदर साथियों बनता है सिर्फ और सिर्फ कैसा बंध? तो ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये हमेशा कैसा बंध बनाता है साथियों? तो ये हमेशा यहाँ पे सह संयोजी बंध। कैसा बनाता है? सह संयोजी बंध का फॉर्मेशन करता है। सह संयोजी बंध का मतलब होता है कि ये हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता नहीं, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। मतलब इसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन से क्या की जाएगी? शेयरिंग की जाएगी। इस बात को जरा समझिएगा। तो मैंने कार्बन के बारे में इतनी सारी बातें बताई हैं, तो ये कार्बन के बारे में इतनी सारी बातें बेसिक हैं। अगर आपको ये बातें पता होंगी ना, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आगे वाले पॉइंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ पाओगे। देखो, तो हमने कार्बन पढ़ा, कार्बन के बारे में बताया कि ये क्या था? हमारे पास में एलिमेंट होता है, अधातु होता है। ये हमारे ग्रुप नंबर 14 में शामिल किया जाएगा। इसकी वैलेंसी 4 रहती है। और इसमें बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो कैसा बनता है? हमारे पास में सह संयोजी बनता है। और कार्बन के हमारे पास में 3 क्या है? तो 3 हमारे पास में समस्थानिक होते हैं, 3 हमारे पास में आइसोटोप होते हैं। मेरे ख्याल से इतनी सारी बातें क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। कंफर्म है? तो हमने कार्बन के बारे में ये जो बेसिक बातें वो समझ ली हैं। चलो अब शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, कार्बन के बारे में, इस कंपाउंड्स के बारे में। जो बातें मैंने बताई हैं वो सबकी सब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगी। आइए शुरुआत करते हैं साथियों इस प्यारी सी क्लास की। ठीक है, देखिए ध्यान से।
तो हम जब बात करते हैं कार्बन के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान से, कि जो कार्बन होता है वो एक प्रकार का अधातु तत्व है। सिंपल सी बात है, जो कार्बन है ये एक प्रकार का नॉन मेटल एलिमेंट है। मैं बता चुका हूं अधातु एलिमेंट है। अधातु मतलब ये हमेशा कैसा बनेगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, इस पे कभी भी प्लस का चार्ज नहीं आता। ठीक है, ये सभी सजीव जीवों में पाया जाता है, मतलब जितनी भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है और जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन सब के अंदर कार्बन की मात्रा मिलेगी। सिंपल सी बात है, क्लियर सारी बात है। मतलब आपको बता दो कि जितने भी जीवों में जीवन है, जितने भी हमारे पास जीवन वाली चीजें मिल रही है, उन सब का निर्माण कहीं ना कहीं कार्बन से हुआ है। मतलब मैं अपने शरीर की बात करूंगा तो मेरे शरीर में कार्बन की मात्रा है, मेरी हड्डियों के अंदर कार्बन की मात्रा है, हमारे शरीर के हर एक अणु में, हर एक मॉलिक्यूल के अंदर, हर एक सेल के अंदर कार्बन की मात्रा देखने को मिलेगी। आप ये मान के चलो कि हमारी बॉडी बिना कार्बन के मिल ही नहीं सकती है। जो चीज जल सकती है, जिसमें जलने की क्षमता है, उसके अंदर कार्बन मिलेगा। बिना कार्बन की कोई चीज जल ही नहीं सकती, मैं ये बताना चाहता हूं। अगर किसी चीज में जलने की क्षमता है, जैसे मैं बताऊं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी चीजें जलती हैं, तभी यहां पे ऑक्सीडेशन होता है, तभी यहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। जिस चीज में भी जलने की क्षमता है उसके अंदर कार्बन की मात्रा जरूर मिलेगी। बिना कार्बन के कोई भी वस्तु नहीं जल सकती, इस सिंपली बात को जरा समझिएगा। क्लियर सारी बातें। तो कार्बन जो है वो कैसा है, नॉन मेटल एलिमेंट है। अच्छा, क्या कार्बन कभी मेटल बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। क्या कार्बन साथियों कभी प्लस की चार्ज बना सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, इस बात को जरा समझना। तो कार्बन कैसा हमारे पास में नॉन मेटल का एलिमेंट है और ये फंडामेंटल बेसिक है ऑफ द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आप ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन है। हमारे डीएनए के अंदर कार्बन मिलता है, मीथेन गैस के अंदर कार्बन है, जितने भी हमारे पास में ऑर्गेनिक पदार्थ मिलते हैं सब में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन जो है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में और जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होती हैं सब में कार्बन की मात्रा देखने को मिलेगी। ठीक है, बता चुका हूं मैं, क्लियर सारी बातें। कार्बन जो है वो क्या हमारे पास में अधातु है और किसमें शामिल किया जाता है ये बताओ जल्दी से। तो ये शामिल किया जाता है हमारे वर्ग नंबर 14 में, ग्रुप नंबर 14 में। इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। इसमें कैसा बॉन्ड बनेगा? इसमें साथियों बनता है सह संयोजी बंध, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने वाला बॉन्ड। क्लियर सारी बातें? नहीं, इलेक्ट्रॉन की शेयर करने वाला बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर नहीं किया जाता बालक, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, मतलब साझा करते हैं। अगर आपसे पूछे कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाती है। ये बात आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, कंफर्म है। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें कार्बन के बारे में, जैसा मैं आपको पहले बता भी चुका हूं, देखो कि कार्बन कहां मिलेगा। देखो, तो कार्बन साथियों पाया जाता है हमारे ग्रुप नंबर 14 में। ये जो हमारे सामने पीरियोडिक टेबल नजर आ रही है, देखो ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, देखो 13, फिर ये हमारे पास में 14 है, फिर देखो 15, 16, 17, 18। तो ये हमारे पास में बहुत सारे वर्ग मिलेंगे, मतलब वर्ग मतलब ये हमारे पास में ग्रुप मिलेंगे। आपको बता दो कि हमारे पास में एलिमेंट जितने भी होते हैं, तत्व जितने भी होते हैं, उन सबको हमने इसी में शामिल कर दिया। अब आप नोटिस करो कि इसमें हमारे पास में ग्रुप नंबर 14 है। 14 मतलब देखो ये जो हमारे पास में फैमिली है साथियों, इसी को बोलते हैं कार्बन की फैमिली। और कार्बन की फैमिली का मतलब होता है कि इन सब के अंदर कहीं ना कहीं कार्बन जैसी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। मतलब इन सब के अंदर कौन से गुण देखने को मिलेंगे? जो कार्बन के गुण होते हैं ना, वही देखने को मिलेंगे। इन सब के अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज है? कार्बन वाली प्रॉपर्टीज ही देखने को मिलेंगी। जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, यहाँ पे टिन है, लेड है। आपसे याद कैसे कर सकते हैं? तो याद करने का सिंपल सा तरीका भी है, बहुत ही सिंपल, जो क्या है, काशी गए टिन लेने। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो काशी गए टिन लेने। आप इसको सिंपली भाषा में ऐसे याद कर लीजिएगा। तो आपने इसे याद कर लिया काशी गए टिन लेने से, और ये हमारे पास में चीजें याद हो चुकी हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। देखो, तो काशी गए टिन लेने। अब जरा समझो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो इसको हम दिखाते हैं कैसे हैं? इसको दिखाते हैं कैपिटल लेटर सी से, कार्बन को। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है, जैसा मैं बता चुका था, ठीक है। इसको किस में शामिल किया जाता है भैया? तो इसे ग्रुप नंबर 14 में शामिल किया जाता है। अच्छा, कौन से पीरियड में आता है ये? कौन से पीरियड में है ये पूछेंगे आपसे, कार्बन कौन से पीरियड में है? तो हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होते हैं। देखो, यहां पर है पीरियड नंबर P1, यहां पे देखो बेटा पीरियड नंबर P2, ये है P3, P4, P5, P6 और P7। P7 मतलब जो आवर्त कहते हैं, पीरियड कहते हैं।
अब नोटिस करो साथियों, जो कार्बन है वो किस पीरियड में आता है? देखो कार्बन आता है इस पीरियड में, मतलब ये पूछेंगे कार्बन की लोकेशन क्या है, तो कार्बन की लोकेशन है पीरियड नंबर दूसरा, और यहाँ पे आवर्त नंबर दूसरा और वर्ग नंबर 14। मतलब ये पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में कि कौन से आवर्त में आता है, तो दूसरे आवर्त में आता है, कौन से वर्ग में आता है, कौन से समूह में आता है, तो 14वें ग्रुप में आता है। तो ये इसकी लोकेशन है किसकी? कार्बन की। बहुत सिंपल सी लोकेशन दी है। तो कार्बन की परमाणु संख्या होती है साथियों यहाँ पे 6, और कार्बन का परमाणु भार होता है 12 पॉइंट के आसपास। 12 इसे बेसिकली मांग के चलते हैं, कार्बन 12 को मांग के चलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट आप देखो ध्यान से, क्या कहा जा रहा है। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो कार्बन के पास टोटल यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और इसी कारण से कार्बन की वैलेंसी कितनी मानी जाती है? तो कार्बन की साथियों वैलेंसी मानी जाती है टेट्रावैलेंट, जिसे बोलते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स को लेने की क्षमता इसके पास में होती है। ये पॉइंट अब जो मैं बता रहा हूं, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इसकी वैलेंसी टेट्रावैलेंट कैसे है? ये टेट्रावैलेंसी कैसे है? ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बना सकता है, कैसे दे सकता है, वो समझा दो। आओ, आपके सामने स्ट्रक्चर दिया गया, देखो ध्यान से। मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास में क्या है? देखो हमारे पास में दिया जा रहा है कार्बन। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिखा दिया। अगर हम बात करें तो आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास में शेल होती है जिसे बोलते हैं के शेल, एल शेल। आप जानते हैं कि के में अंदर आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, और एल में कितने आएंगे इसके पास में? एल में आएंगे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तभी तो कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे। आप समझ गए? हमारे पास में जो कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे कहीं ना कहीं मैंने इस प्रकार से बांट दिया। अब जरा संरचना देखो ध्यान से। तो सबसे पहले हमारे पास में के शेल, और यहां पे क्या देखो एल शेल है। तो के में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए मैंने, ठीक है। एल में कितने भर दिए? एल में 4 भरेंगे, 1 2 3 4। अब ये जो एल है ना, ये कैसा है? तो एल भैया हमारे पास में इनकम्प्लीट है। देखो, अगर मैं पूछूं कि एल अभी कैसा है, तो आपके सामने जो एल है ना वो भी अधूरा है। अधूरा क्यों? आप सिंपली भाषा में समझो ध्यान से कि हमारे पास में जो एल है वो कैसा है? कोई इनकम्प्लीट है। क्यों? इसे कंप्लीट होने के लिए, इसे पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इसे पूरा होने के लिए कम से कम यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। अब इसके पास है कितने? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब कंडीशन क्या बनती है? तो कार्बन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स को दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन्स को कहीं से ले ले। तो आपसे बता दो कि कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्ड बना सकता है? तो कार्बन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकता है। क्लियर सारी बातें? इसी कारण से क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंसी बोलते हैं। तो कार्बन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना सकता है? तो कार्बन जो है भैया 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना सकता है? बताओ जल्दी से। बॉन्ड का निर्माण कर सकता है, यानी कि बंध का निर्माण कर सकता है। और इसी कारण से कार्बन को क्या कहा जाता है? तो कार्बन को भैया बोलते हैं टेट्रावैलेंट। और कार्बन की यही जो टेट्रावैलेंसी होती है, अब सोचो जरा ध्यान से, जो इंसान यहाँ पे जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएगा उसके साथ जो रिश्ता बनता है उतना ज्यादा मजबूत बनता है। यही रीजन है साथियों कि कार्बन जो होता है वो सबसे ज्यादा बॉन्ड बनाता है। कार्बन के पास यहाँ पे 4 बंध बनाने की क्षमता है। कार्बन जहां जाता है वहां बंध बनाता है, जहां जाता है उसके साथ बंध बनाता है। यही रीजन है साथियों, कार्बन यहाँ पे लंबी लंबी चेन का निर्माण करता है। और कार्बन के द्वारा जो लंबी लंबी चेन बनाई जाती है, इसी लंबी लंबी चेन को हम क्या बोलते हैं साथियों? श्रृंखलन बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैटेनेशन। देखो ध्यान से कि कार्बन यहाँ पे अपने कार्बन के साथ या कार्बन यहाँ पे और किसी के साथ लंबी लंबी चेन बना सकता है। ये जो कार्बन के द्वारा लंबी 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 चेन बनाई जा रही है, लंबी लंबी श्रृंखला बनाई जा रही है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? श्रृंखलन बोलते हैं। क्यों बनाता है ये? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन कैसा है? टेट्रावैलेंट है। तो कार्बन ना लंबी लंबी चेन बना सकता है। कार्बन एक कार्बन के साथ, फिर दूसरा कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, फिर तीसरा कार्बन के साथ, चौथे कार्बन के साथ, ऐसी एक लंबी चेन बन जाती है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल बताता हूं, आपके 2 हाथ हैं, तो आप एक बार में 2 लोगों के साथ जोड़ सकते हो, इससे और इससे जोड़ सकते हो। अगर मान लो कि मेरे पास 4 हाथ होते तो मैं एक साथ 4 लोगों को जोड़ सकता, है कि नहीं? अब मेरे जैसे हजारों लोग हैं, जैसे मेरे जैसे हजारों कार्बन है, तो हर कार्बन अपने साथ यहां पे 3 और अन्य लोगों को जोड़ सकता है। तो इससे क्या होती है? लंबी चेन बन जाती है। आप समझ गए? तो यही प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, लंबी लंबी चेन बनाने की। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं साथियों? इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं श्रृंखला निर्माण, जिसे बोलते हैं कैटेनेशन। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। क्लियर सारी बातें? तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर कि यहाँ पे कार्बन की अंदर क्षमता होती है लंबी लंबी श्रृंखला बनाने की, जिसे बोलते हैं कैटेनेशन। क्यों बनाता है कैटेनेशन? क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे क्या वैलेंसी होती है? क्योंकि इसकी वैलेंसी होती है भैया टोटल कितनी? यहाँ पे 4। इसी कारण से जो कार्बन होता है ना बालक, वो यहाँ पे लंबी लंबी चेन का निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। ठीक है, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ,
नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से, ठीक है। चलो, अब मैंने जैसे बताया कि कार्बन के पास में वैलेंसी यहाँ पे 4 होती है, तो कार्बन यहाँ पे स्वयं के साथ में, और कार्बन यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ जुड़कर यहाँ पे मजबूत बॉन्ड बनाता है, और इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे बाकी सबके साथ भी क्या कर सकता है, यहाँ पे बॉन्ड का निर्माण करता है, और कैसा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे सहसंयोजी बंध का निर्माण है जो हो जाता है, ठीक है। तो कार्बन क्या करता है, यहाँ पे सहसंयोजी बंध का निर्माण करता है। अब आप कहेंगे सर कैसे बनाता है, किस तरह से बनाता है, जरा एग्जाम्पल बता दो मुझे। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, टेंशन ना लीजिएगा कि कार्बन यहाँ पे कैसे बॉन्ड का निर्माण करता है। अब जरा यहाँ पे देखो, मैं एक एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अब उस बेसिक स्ट्रक्चर से हम फिर बहुत सारी चीजें बनाने वाले हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहले देखो मैं बनाता हूं यहाँ पे किसके बारे में, कार्बन के बारे में। देखो, कार्बन की बात करते हैं। देखो, कार्बन की बात करेंगे तो हम पहले कार्बन को बना लेते हैं। देखो, ये हमारे पास में कार्बन दिया जा रहा है, देखो ये हमारे पास कार्बन दिया जा रहा है, दिखाई दिया आपको, ये हमारे पास कार्बन है। इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब आप ये बताओ कि हाइड्रोजन कैसा बनेगा। देखो, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं तो हाइड्रोजन हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा, देखना समझना ध्यान से। ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बनेगा। देखो ध्यान से, आप नोटिस करो कि ये हमारे पास में हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के पास में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन होता है। दिखाई दिया आपको, ये एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास में जो यहाँ पे देखने को मिलेगा। आप समझ गए, छोटी सी बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो हाइड्रोजन है कितने हैं, देखो, अब ये हाइड्रोजन हमारे पास में आएंगे, तो एक हाइड्रोजन यहां पे आया, देखो एक हाइड्रोजन यहां पे आया, क्लियर सारी बात है। फिर एक हाइड्रोजन यहां पे आया, एक हाइड्रोजन यहां पे आया, और एक हाइड्रोजन यहां पे आया। अब आप जरा समझना कि कैसे बॉन्ड का निर्माण देखो होने वाला है। अब आप ये बताओ कि हाइड्रोजन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया, एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास भी कितने, देखो एक इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसा मैंने आपको समझाया थोड़ी देर पहले कि कार्बन की बाहर वाली कक्षा के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, तो बाहर वाले के पास में देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं साथियों, वो कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 हैं, दिखाई दिया। और हाइड्रोजन के पास तो एक है, ना हाइड्रोजन पूरा है ना कार्बन पूरा है। तो कार्बन ने क्या किया, हाइड्रोजन से बात कही कि जब जरूरत होगी ना, मैं तेरा इलेक्ट्रॉन ले लूंगा, और जब जरूरत होगी तो मेरा इलेक्ट्रॉन ले लेना। ऐसे करने से होता यह कि हाइड्रोजन के पास जरूरत पड़ने पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़ जाते, और कार्बन भी इसका एक इलेक्ट्रॉन यूज कर लेता। इसी तरह से इसने बात की इस हाइड्रोजन के साथ, इसी तरह से कार्बन ने बात की साथियों इस हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन ने बात की किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। अब मुझे जरा ये बता दो सबके सब ध्यान से कि जरूरत पड़ने पर कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो, कार्बन के पास पहले से 4 इलेक्ट्रॉन्स थे बाहर वाली कक्षा में, और बाहर वाली कक्षा को कंप्लीट करने के लिए, बाहर वाले शेल को कंप्लीट करने के लिए इसे कम से कम 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता और पड़ती, जरूरत और पड़ती। अब इसने क्या किया, एक एक करके 4 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया, तो जरूरत पड़ने पर इसका जो बाहर वाला शेल है, जो बाहर वाली कक्षा है, वो तो पूरी हो जाएगी। और हाइड्रोजन भी को भी कहीं ना कहीं अपने आप को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती, तो हाइड्रोजन भी देखो साथियों 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ पूरा हो गया। तो इस तरह से क्या किया साथियों, एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया। क्लियर सारी बात है, आप नोटिस करना। तो आप नोटिस करोगे साथियों कि यहाँ पे एक कार्बन है, और एक कार्बन ने क्या किया साथियों, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन को यहाँ पे क्या किया, शेयर किया, और इस तरह से संरचना बना दी जिसे बोलते हैं CH4। क्या बोलते हैं, CH4 बोलते हैं, बोलो हाँ या ना। तो आप कहोगे देखो ऐसे संरचना बनी है CH4 की, और इसी CH4 को बेटा एक नाम दिया जिसे बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन कहते हैं। अब मुझे जरा ये बताओ कि इस मीथेन का जो निर्माण है वो हुआ कैसे है। तो मीथेन का फॉर्मेशन हुआ है इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, इलेक्ट्रॉन को देकर, भैया इलेक्ट्रॉन को शेयर करके।
क्योंकि हर कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। बोलो जल्दी से। हर कार्बन ने क्या किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है। तो आप नोटिस करोगे साथियों कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शेयर करके किसका निर्माण किया, तो यहाँ पे निर्माण किया साथियों, किसका निर्माण किया, तो आंसर है मीथेन का निर्माण किया। और मीथेन जो है साथियों, ये सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है। क्या है? सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन। आपसे पूछेंगे कि सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है साथियों जिसका नाम है मीथेन। सर ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन से होता है उसे बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो सबसे सरल पाया जाने वाला हाइड्रोकार्बन कौन सा भैया? हमारे पास में मीथेन है। आप समझ गए कैसे बना? तो मीथेन का निर्माण हुआ है कार्बन के साथ, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बंध बना के। कौन सा बंध बना के? कोवलेंट बॉन्ड बना के। भैया कोवलेंट बॉन्ड मतलब सह संयोजी बंध बना के। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया। समझ गए ना छोटी सी बात को? इसमें इलेक्ट्रॉन को शेयर किया गया, इस बात को जरा समझिएगा। अच्छा ठीक है भैया, आपकी बात हम समझ में आ गई है बहुत ही बड़ी तरीके से। तो आपने ये बता दिया कि कार्बन कार्बन के अंदर ऐसे यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कार्बन कार्बन क्या करते हैं साथियों? ऐसे बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। इस बात को जरा समझिएगा। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो हाँ या ना। चलो अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कार्बन कार्बन जो होते हैं वो डबल बॉन्ड बनाते हैं, कैसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। देखो ध्यान से, अब कार्बन कार्बन के अंदर मैक्सिमम बॉन्ड कैसे बन सकते हैं? देखो, कार्बन कार्बन के अंदर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन सकता है, कार्बन कार्बन के अंदर साथियों यहाँ पे डबल बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, कार्बन कार्बन के अंदर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन कार्बन कार्बन साथियों कभी भी यहाँ पे चार बॉन्ड नहीं बना सकते। इस बात को जरा समझना। ठीक है, तो आपसे पूछेंगे ये बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। इसको हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं एल्केन्स। क्या बोलते हैं? एल्केन्स। क्या ये चीज बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। इसको हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं एल्कीन्स। क्या बोलते हैं? एल्कीन्स। क्या ये चीज बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है साथियों। जिसको हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं एल्काइंस। क्या बोलते हैं? एल्काइंस बोल सकते हैं। लेकिन यहां पे ये चीज नहीं बन सकती। तो कार्बन कार्बन के अंदर मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनेगा? तो कार्बन कार्बन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे 3 बॉन्ड का निर्माण हो सकता है। अब ये कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, धीरे धीरे हम ये बात को समझ लेंगे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए ना कि कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स खाली हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना सकता है, और इसलिए कार्बन को क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट बोलते हैं। और किसी में क्षमता नहीं है, कार्बन के अलावा और कहीं क्षमता नहीं है, और इसलिए कार्बन यहाँ पे लंबी लंबी सीरीज बनाता है, उसे बोलते हैं कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। तो मेरे ख्याल से ये वाला जो पॉइंट है आप समझ गए होंगे। बोलो हाँ, क्लियर सारी बातें। चलो नेक्स्ट वाला पॉइंट देखो ध्यान से। ये बफरिंग का क्या इशू है? एक मिनट बेटा, जो सबके सब ध्यान से प्लीज। ये बफरिंग का इशू ज्यादा ही हो रहा है क्या? क्या इशू आ रहा है ये? बेटा वीडियो क्वालिटी का जो मसला है वो तो एप्लीकेशन ही होता है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। बाकी कमेंट में बताएंगे, हम बातचीत करेंगे क्लास के बाद में। अभी क्या था कि पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि फंडामेंटल समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो अब हम बात करते हैं किसके बारे में साथियों, जरा समझना। मैं आपको सारी सारी बातें बताता हूं। देखो यहां तक की बात पूरी क्लियर हो चुकी है। हम ये समझ चुके हैं कि कार्बन यहाँ पे कैसे बॉन्ड बनाता है, किस तरह से बॉन्ड बनाता है, कि कार्बन कैसे बॉन्ड का निर्माण कर सकता है। ये बात हमने यहाँ पे समझ ली है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट के बारे में। मैंने ये भी बता दिया कि कार्बन यहाँ पे अपने साथ जुड़कर लंबी लंबी श्रृंखला बनाता है, जिसे हम बोलते हैं कैटेनेशन। तो कार्बन के अंदर जो यहाँ पे लंबी लंबी चेन बनती है ना, उसे बोलते हैं श्रृंखलन प्रॉपर्टी, उसे बोलते हैं कैटेनेशन की प्रॉपर्टी। क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, उसे हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन के समरूप के बारे में, जिसे बोलते हैं एलोट्रोप ऑफ द कार्बन्स। देखो तो ये कार्बन के समरूप क्या होते हैं, इसे देखिए साथियों, हम सिंपली भाषा में कहें तो कार्बन के अपरूप कह सकते हैं। अब ये अपरूप क्या होते हैं जरा समझो ध्यान से। अब मान लो एक कार्बन है, अब कार्बन की ना अगर लोकेशन चेंज कर दी जाए, कार्बन की पोजीशन को चेंज कर दिया जाए, तो कार्बन की पोजीशन को चेंज करने से कार्बन की संरचना में बदलाव हो जाता है।
तो जब कार्बन अपनी 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 पोजीशन में चेंज करता है, कार्बन को लगाने के तरीकों में चेंज किया जाता है, तो उससे कार्बन की संरचना में बदलाव हो जाता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं साथियों, कार्बन के समरूप बोलते हैं। अभी होता क्या है, मैं आपको जरा समझा देता हूं, देखो ध्यान से, कि जब एक ही तत्व मतलब सेम एलिमेंट अलग अलग रूपों में पाया जाता है, जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी होती है, अलग अलग होती है, और केमिकल प्रॉपर्टीज बेस बराबर होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, बराबर होती है, तो उनको हम सिंपली भाषा में क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिंपली भाषा में साथियों बोलते हैं एलोट्रॉप्स। अब ये एलोट्रॉप होता क्या है, जैसे एग्जांपल बताता हूं, देखो आप लोगों ने यहाँ पे डायमंड पढ़ा होगा, हीरा पढ़ा होगा, बोलो हाँ या ना, सिंपल ही बात है। और हमने पढ़ा है ग्रेफाइट के बारे में। अब आप नोटिस करो साथियों, चाहे चाहे डायमंड हो चाहे ग्रेफाइट हो, इन दोनों का जो निर्माण होता है किससे होता है, देखो कार्बन से होता है। सुनो ध्यान से, मतलब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हीरे के अंदर भी कार्बन मिलेगा, और ग्रेफाइट की बात करते हैं तो ग्रेफाइट के अंदर भी कार्बन मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कि प्रॉब्लम ये है कि एक बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है और एक बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, तो एक देखने में कैसा है, यहाँ पे शाइनिंग करता है, और दूसरा देखने में काला काला सा होता है। एक यहाँ पे बहुत मजबूत होता है, एक बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। तो आपसे पूछेंगे कि इन दोनों का निर्माण जब कार्बन से हुआ है, तो इनकी प्रॉपर्टी में बदलाव क्यों हुआ है। तो इनकी प्रॉपर्टी में बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि इनकी जो संरचना है वो अलग अलग है, इनमें कार्बन की जुड़ने की जो संरचना है वो अलग अलग है, इनमें कार्बन के बनने का जो तरीका वो अलग अलग है, इनमें कार्बन के बैठने का जो तरीका वो अलग अलग है। और इसी कारण से हम जब बात करते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो हमारे पास साथियों निर्माण होता है जिसे बोलते हैं एलोट्रॉप्स का, जिसे बोलते हैं समरूप का निर्माण होता है। कितनी सी बात करी रुकी, तो कार्बन के बहुत सारे समरूप हैं, बहुत सारे एलोट्रॉप हैं, हमें इतने सारे नहीं पढ़ने, हमें बेसिकली पढ़ने हैं किसके बारे में, 2 या 3 के बारे में, ठीक है। आपको बता दो कि कार्बन के बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं, बहुत सारे एलोट्रॉप होते हैं, लेकिन हमें इतने सारे नहीं पढ़ने। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे डायमंड है, ग्रेफाइट है, हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे बंग मिस्टर यहाँ पे 660 मिलता है, जिसे हम फ्लोरीन के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे हम जब बात करते हैं नैनो ट्यूब देखने को मिलती है। तो इतने सारे नहीं पढ़ने, हमें पढ़ने बेसिकली 3। पहला पढ़ना है डायमंड के बारे में, दूसरा पढ़ना है ग्रेफाइट के बारे में, और तीसरा पढ़ना है साथियों फ्लोरीन के बारे में, जिसे हम बंग मिनिस्टर फॉर फ्लोरीन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलो मैं आपको एक एक करके ना पहले समझा देता हूं कि क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं, इनको जरा देख लीजिए, देखिए ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं हीरे के बारे में। देखो, तो सबसे पहले साथियों हमारे पास में है जिसे बोलते हैं हीरा। तो सबसे पहले हमारे पास में आने वाला जो समरूप है उसे बोलते हैं हीरा, जिसे बोलते हैं डायमंड। अब डायमंड को जरा समझना, सबके सब ध्यान से देखो। डायमंड का जो निर्माण है कैसे होगा, इसका निर्माण सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे शुद्ध कार्बन से होता है, टोटली प्योर कार्बन से बनता है। अब आप पूछेंगे संरचना कैसी होती है, तो सुनो ध्यान से। इसमें हर एक कार्बन यहाँ पे 4 बंध बनाकर यहाँ पे 4 कार्बन से जुड़ता है, मतलब एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से जुड़ेगा। आप नोटिस करो, देखो ध्यान से, ये हमारे पास में सिंगल कार्बन है, तो ये एक कार्बन यहाँ पे अन्य 4 कार्बन से जुड़ेगा। देखो 1 2 3 4 दिखाई दिया आपको। तो एक कार्बन जो होता है वो 4 कार्बन से जुड़ा होता है। तो हर कार्बन के अंदर क्षमता होती है, वो हर कार्बन जो होता है वो अन्य 4 कार्बन से जुड़ता है। ये बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ईच कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड बनाता है, और हर यहाँ पे 3D फॉर्मेशन का निर्माण करेगा। अब मैं बता दूं कि ये हमारी पृथ्वी पर ना पाया जाने वाला सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर तत्व है। मतलब हमारे पृथ्वी पर इससे कठोर कोई चीज मिलती नहीं है। सबसे हार्ड चीज कौन सी होती है, तो डायमंड होती है। अच्छा, एक चीज आपको नहीं पता होगी, मैं बताऊं कि कोई भी चीज कितनी मुलायम है, कितनी कठोर है, इसको नापने के लिए ना स्केल आती है। मतलब एक स्केल होती है, उस स्केल के थ्रू हम इसको नापते हैं कि कोई भी चीज कितनी कठोर होती है, कितनी चीज मुलायम होती है। उस स्केल को कहा जाता है मोहस स्केल। क्या बोलते हैं, मोहस स्केल बोलते हैं। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि जो स्केल होती है, जो यहाँ पे चीजों को नापती है कि कोई चीज कितनी कठोर होती है, कितनी हार्ड होती है, कितनी मुलायम होती है, उस स्केल को क्या कहते हैं साथियों, उसे बोलते हैं मोहस स्केल। तो मोहस स्केल में जो 10 संख्या है, जो सबसे भारी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या किसकी होती है, यहाँ पे डायमंड की होती है। मतलब डायमंड की जो कठोरता होती है सबसे ज्यादा अधिक होती है। इस बात को जरा समझना, क्लियर सारी बातें। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी कैसी है, तो ये होता है साथियों नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर मतलब इसे किस में शामिल किया जाएगा, तो ये हमारे पास में सुचालक है, कुचालक है। तो ये देखिए साथियों कुचालक है। क्यों कुचालक है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता। अब ये बताओ, क्या इसमें किसी प्रकार से कोई भी जो कार्बन है वो मुक्त अवस्था में मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसमें एक कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन से जुड़ा होता है, और आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो हर कार्बन जो होता है ना साथियों अपने आप में अटैच है, कोई भी फ्री नहीं है। तो इसमें किसी प्रकार से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते।
अब ये बताओ जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं तो इसमें क्या होता है बताओ। इसमें साथियों किसी प्रकार से जो करंट है वो पास नहीं करता, ये करंट पास नहीं करता, और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं बैड कंडक्टर। क्या बोलते हैं, बैड कंडक्टर बोलते हैं। तो आपसे पूछेंगे बताओ कि यहाँ पे जो हीरा होता है उसमें करंट पास होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसकी वैलेंसी टोटल 4 है और एक कार्बन यहाँ पे चार चार कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें किसी प्रकार से कोई भी जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं पाए जाते। आपको मैं बता दूं कि जो करंट होता है ना साथियों, वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के कारण बहता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे तो करंट बहेगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कैसा हमारे पास में नॉन कंडक्टर है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसका जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.42 सबसे ज्यादा। देखो इसका जो यहां पे अपवर्तनांक है, इसका जो अपवर्तनांक होता है वो कैसा होता है, यहां पे सबसे ज्यादा होता है, सर्वाधिक होता है। देखो आपको मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका है, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसका, यहां पे डायमंड का, हीरे का। अब आप जरा समझो 2.42 का मतलब क्या है। देखो तो आपको मैं बता दूं साथियों कि डायमंड के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सबसे कम होती है। सुनो, तो डायमंड में जो प्रकाश की चाल होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट बोलते हैं। तो डायमंड के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। अब ये इतनी कम होती है कि देखो, अब आप लॉजिकली जरा समझना ध्यान से जो मैं कहना वाला हूं। अगर मान लो कि आपको कहीं से निकलना है, किसी जगह से निकलना है, तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर मान लो कि आपकी स्पीड बहुत कम होगी तो आप उस जगह में फंस जाओगे और निकल नहीं पाओगे, बंद जाओगे, ट्रैप हो जाओगे। इसी प्रकार से हीरे के साथ होता है। अब हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो सबसे ज्यादा है, कितना है, 2.42 है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ज्यादा कम है, इतना ज्यादा कम है कि इसके अंदर प्रकाश की जो चार प्रकाश जो होता है, लाइट जो होती है वो फंस जाती है। अब लाइट जब फंस जाती है तो निकल नहीं पाती। आप समझ रहे हो, लाइट इसमें जब फंस जाएगी तो निकल नहीं पाएगी, और निकल नहीं पाती तो इसके अंदर लगातार यहाँ पे जो लाइट घूमती रहती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर सारी बात, जिसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपसे पूछेंगे बताओ कि हीरे के अंदर जो चमक है वो किस कारण से होती है। तो हीरे में साथियों जो चमक होती है, हीरे में जो चमक होती है वो किस कारण से होती है। तो हीरे में चमक का जो मेन रीजन होता है इसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर सारी बात है। तो हीरे के अंदर जो शाइनिंग है वो किस कारण से होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि जब यहाँ पे प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट के आ जाता है उसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश निकल नहीं पाता। अच्छा ये कब होता है, जब प्रकाश यहाँ पे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता है, जब प्रकाश यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। और ये क्यों जाता है, क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है। ये लिंक है सब चीजें। मतलब यहाँ पे देखो हम जब बात करते हैं, फिजिक्स वाला कंसेप्ट है भैया, केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स वाला कंसेप्ट मैं बता रहा हूं। तो डायमंड की बात बता दी मैंने कि डायमंड के अंदर प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है, यहाँ पे 2.42 होता है। इस बात को यहाँ पे जरा समझना। मतलब जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ज्यादा उस माध्यम में, उस मीडियम के अंदर जो चाल होती है वो कम हो जाती है। अब जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर, क्या ये छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे चमका है कि नहीं चमका, इतना सा बताओ जल्दी से कमेंट के अंदर प्लीज। इतनी सारी बातें मैंने बताई हैं, ये सारी की सारी बातें चमकी है कि नहीं चमकी, जल्दी बताइए मुझे कमेंट के अंदर। अभी क्लास खत्म नहीं है, बस मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से। जल्दी बताओ सबके सब। चमक की सारी बातें, मतलब देखो मेरा कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि आप ना थोड़ा सा भरोसा रखो, धीरे धीरे आपको मैं सारे के सारे फैक्ट बताते चलूंगा, ठीक है। यहां तक की बात पूरी क्लियर हो गई है। अजय चला के देखो, तो मैंने बताया साथ कि हीरे के अंदर जो चमक होती है वो क्यों होती है, क्योंकि इसके पीछे दो रीजन है। एक तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई होता है, और यहाँ पे कौन सी घटना होती है, तो आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, जिसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हीरे में चमक किस कारण से साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन से होती है, जिसे बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इस बात को जरा समझो, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, ग्रेफाइट के बारे में। देखो अब ग्रेफाइट का निर्माण और हीरे के निर्माण में बेसिक डिफरेंस है, बहुत बेसिक डिफरेंस है। इस बेसिक डिफरेंस को देखो ध्यान से। ग्रेफाइट जो होता है वो भी किससे बनता है, शुद्ध कार्बन से बनता है।
बस अंतर यह है कि यहाँ पे हर कार्बन जो होता है ये 3 अन्य कार्बन के साथ जुड़ा होता है। मतलब आप नोटिस करना चाहते हो कि वहां पे क्या था, वहां पे एक कार्बन 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा था, और ग्रेफाइट में क्या चाहते हो, तो ग्रेफाइट में एक कार्बन यहाँ पे 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। मतलब एक कार्बन यहाँ पे 4 कार्बन नहीं है, एक कार्बन यहाँ पे 3 कार्बन के साथ जुड़ा होता है। अब क्योंकि इसके पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेगा, सिंपल सी बात को जरा समझना, तो यहाँ पे एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से जुड़ता है। देखो एक कार्बन जो होता है वो 3 कार्बन से जुड़ता है, और किस तरह से जुड़ता है, तो वो साथियों यहाँ पे हेक्सागोनल परतें बनाता है। हेक्सागोनल मतलब यहाँ पे हेक्सागोनल परतों का निर्माण करेगा। अब जरा समझो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं बोर्ड पे देखो। अब क्योंकि 3 कार्बन से जुड़ेगा तो इसके पास में एक यहाँ पे कार्बन कैसा है बताओ, तो एक कार्बन यहाँ पे फ्री है, मतलब इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। देखो ध्यान से, इसके पास में क्या मिलेंगे साथियों, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब इसी फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या चीज निकलती है, तो इसमें साथियों यहाँ पे करंट को क्या करता है, पास करता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को निकाल देता है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर। बताइए कि ये जो होता है कैसा है, तो ये विद्युत का अच्छा चालक है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है ऐसा बताओ जल्दी से, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन है जो पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलता है, और साथ ही साथ ये हीट को भी क्या करता है, कंडक्ट करता है। देखो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी भी लेके जाता है और साथ ही साथ में हीट को भी लेके जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो यहाँ पे दोनों चीज को क्या करता है, यहाँ पे कैरी करता है। इस बात को जरा समझिएगा। चलो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेफाइट के बारे में, तो ग्रेफाइट देखिए बहुत ही ज्यादा नरम है, बहुत ही ज्यादा नरम है, साथ ही साथ चिकना भी होता है, तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट भी होता है। और हम जब बात करते हैं तो क्या करता है बताओ जल्दी से, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जिसे बोलते हैं विद्युत का अच्छा चालक भी होता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलो यूज की बात करते हैं, इसका यूज कहां पे किया जाएगा दोस्त जरा समझना। तो इसका यूज हम करते हैं साथियों यहाँ पे पेंसिल में, लुब्रिकेंट के अंदर। मतलब आपको बताऊं कि जो पेंसिल होती है, तो पेंसिल की जो लीड बनती है, आपने नोटिस करा हो साथियों, जो पेंसिल होती है पेंसिल, तो पेंसिल की हम जब बात करते हैं तो पेंसिल के अंदर जो लीड होती है जैसे हम लिखते हैं, वो किसकी बनती है, ग्रेफाइट की बनती है। आपको मैं बताऊं, आप एक काम करो साथियों, पेंसिल पे कागज को यहाँ पे घिसना शुरू कर दो, घिसना शुरू कर दो, घिसना शुरू कर दोगे। आप जैसे ही यहाँ पे इस कागज को घिसोगे घिसोगे, तो वो कागज यहाँ पे बहुत ज्यादा चिकना हो जाता है, बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाता है। तो मैं बता दूं आपको ये बहुत अच्छी तरह से कि जो यहाँ पे ये जो ग्रेफाइट होती है ना, ये चीजों को, सतह को चिकना कर देती है। चिकना मतलब इस पे चीजें बड़ी आसानी से फिसल जाती हैं। तो ये किसकी तरह कार्य करता है, तो ये कार्य करता है लुब्रिकेंट की तरह। लुब्रिकेंट क्या करता है साथियों, फ्रिक्शन को बढ़ाता है, फ्रिक्शन को कम करता है, तो ये फ्रिक्शन को कम कर देता है। इस बात को जरा समझना है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ लुब्रिकेंट का काम क्या होता है। तो लुब्रिकेंट का बेटा काम होता है यहाँ पे फ्रिक्शन को बढ़ाना या फ्रिक्शन को कम करना। तो सिंपल सी बात है भैया, इसका काम होता है फ्रिक्शन को कम करना। तो ये फ्रिक्शन को बढ़ाने का काम करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, तो फ्रिक्शन को बहुत ही ज्यादा कम कर देता है, जिसे बोलते हैं घर्षण को कम कर देता है। ठीक है, और ये यहाँ पे संरचना है किसकी, यहाँ पे ग्रेफाइट की संरचना होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, तो नेक्स्ट हम बेटा बात करते हैं फ्लोरीन के बारे में, जिसे फ्लोरीन भी कहते हैं। गलती मत करना, पहले बता रहा हूं। ठीक है, आ जाओ। अब ये फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे कार्बन का एक एलोट्रॉप होता है। इस बात को जरा समझना, ये कार्बन जो है वो किसके नाम पे रखा गया, तो इससे बनाने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम है बकमिस्टर फ्लोरर। तो यहाँ पे बेटा व्यक्ति थे जिनका नाम है बकमिस्टर फ्लोरर या फलर। तो बकमिस्टर फ्लोरर के नाम पे इसका नाम दिया गया, जिसे बोलते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन। इसका एक्चुअल में जो नाम होता है ना फ्लोरीन का, वो दिया गया बकमिस्टर के नाम पर, जो इसके व्यक्ति थे जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था। तो इनके नाम पे से बोलते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन। तो 1985 में साथ उसकी खोज की जा रही है 3 वैज्ञानिक के द्वारा। कौन कौन से वैज्ञानिक हैं, तो पहले हैं जिनका नाम है क्रोटो, दूसरे हैं कर्ल, और तीसरे स्मेली। आप कहेंगे सर कैसी बात कर दी, इसका नाम किसके नाम पे रखा गया, तो नाम पे रखा गया जिससे बोलते हैं बकमिस्टर फ्लोरर। सबसे पहले इन्होंने इसकी संरचना के बारे में समझाया था, लेकिन वास्तव में जो खोज की जा रही है वो की जा रही है 1985 में। ठीक है, किसके द्वारा की जा रही है, तो क्रोटो, कर्ल और स्मेली द्वारा की जा रही है। लेकिन सबसे पहले संभावना किसने बताई थी, संभावना बताई थी यहाँ पे बकमिस्टर फ्लोरीन के द्वारा। और इसी के लिए 1996 में, मतलब इन तीनों वैज्ञानिकों, किन किन को, यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो क्रेटे को, कल को और यहाँ पे स्मेली को, इनको 1996 में साथियों नोबेल पुरस्कार दिया गया था इनकी खोज के लिए। किसकी खोज के लिए, फ्लोरीन की खोज के लिए। अब आपको देखो ये फोटो आपको दिखाई देगी कि यहाँ पे कर्ल है, यहाँ पे क्रोटो है और स्मेली है, दिखाई दी आपको।
तो ये 3 वैज्ञानिक हैं जिनको 1996 में केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार था वो दिया गया था फ्लोरीन की खोज के लिए। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि भैया ये जो C60 होता है हमारे पास में, इसकी संरचना कैसी होती है। देखो, आपने फुटबॉल देखा है सर? बिल्कुल देखा है। इस फुटबॉल की बॉल को जरा नोटिस करना, आपको दो संरचनाएं यहाँ पे नजर आएंगी। देखो, एक है जिसके पास में 6 भुजाएं हैं, देखो दिखाई दिया। एक है जिसके पास में 6 भुजाएं होंगी, और एक होता है जिसे बोलते हैं 5 भुजा वाला। जो 6 भुजा वाला होता है उसे बोलते हैं हेक्सागन, और जो 5 भुजा होती है साथ जिसे बोलते हैं पेंटागन। तो इसके पास में हेक्सागन भी है और इसके पास पेंटागन भी है। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि इसकी संरचना यहाँ पे कैसी है। तो यहाँ पे कार्बन 660 की जो संरचना होती है ना बालक, वो यहाँ पे फुटबॉल की संरचना के बराबर होती है, जिसके पास दो दो चीजें मिलेंगी, एक होता है हेक्सागन, एक होता है पेंटागन। तो क्वेश्चन बनता है इसमें कितने हेक्सागन होते हैं, कितने पेंटागन होते हैं, इसको लेके अक्सर क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो गलती मत करना, ये बात आपको मैं बता देता हूं, ठीक है? सुनो ध्यान से, क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर है? बोलो हाँ या ना। क्लियर सारी बातें? अब देखो, अब मैंने जैसे बताया आपको, देखो इसके अंदर हेक्सागन भी है, इसके अंदर पेंटागन भी है। तो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि जो कार्बन की C60 वाली संरचना होती है, इसमें कितने हेक्सागन मिलते हैं, कितने पेंटागन मिलते हैं। तो याद कर लेना सबके सब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए बन जाता है। इसमें टोटल यहाँ पे 12 पेंटागन है और 20 हेक्सागन होते हैं। तो 12 पेंटागन और 20 हेक्सागन की संरचना से मिलकर यहाँ पे कार्बन C60, जिसे हम सिंपल सी भाषा में बकमिस्टर फ्लोरीन के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण है जो हो जाता है, जो कि कार्बन का एक तरह का अलोट्रॉप है, कार्बन का एक तरह का अपरूप है। ये बात आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है? तो कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ा हमने, हमने पढ़ा डायमंड के बारे में, हमने पढ़ा साथियों किस बारे में, ग्रेफाइट के बारे में, हमने पढ़ा यहाँ पे C60 के बारे में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है कि कार्बन के C60 के अंदर 12 पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं। गलती मत करना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है? कंफर्म है सारी बातें? बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर कि यहां तक की बात पूरी क्लियर है कि नहीं है। तो हमने देखिए साथियों यहाँ पे कार्बन का जो बेसिक संरचना थी वो यहाँ पे पढ़ ली, बेसिक स्ट्रक्चर था वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर आपको मैं एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, ये क्या होते हैं, इनकी संरचना क्या होती है, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, कितना बॉन्ड बनता है, ये सब चीजें हैं जो डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो हम मिलेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। हेलो हेलो हेलो। ओके चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भी आपके सामने हूँ, बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार के अंदर। और देखिए साथियों, हम यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कि कार्बन और उसके यौगिक, इसी क्लास की शुरुआत कर चुके थे। ये हमारी इस पे क्लास नंबर 2 होने वाली है, क्लास नंबर 2 है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर मैंने आपको देखो साथियों यहाँ पे कार्बन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो समझा दिया था कि कार्बन क्या होता है, कार्बन कैसे बनता है, कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, कार्बन का यहाँ पे कंपाउंड फॉर्मेशन कैसे बनता है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, ये सब चीजें हमने पिछली क्लासेस में पढ़ दी थी। आज हम देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की शुरुआत करेंगे।
और हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर बड़ा मजेदार है, बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन के साथ ही पहली क्लास होने वाली है। आप ये मान के चलना कि कार्बन कंपाउंड्स के अंदर ही हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, और हाइड्रोकार्बन तकरीबन तकरीबन पूरा ही है, मतलब ये पूरा ही है, कार्बन कंपाउंड्स हमारा हाइड्रोकार्बन ही है। तो आज मैं आपको यहाँ पे एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस, इनका जो बेस होता है वो समझा देता हूँ कि ये होते क्या है और कैसे बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, हाइड्रोकार्बन की शुरुआत कैसे होती है, क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, आपको हर एक चीज जो है यहाँ पे जानने को सीखने को मिलेगी। ठीक है, तैयार है सबके सब? चलिए तो शुरू करते हैं साथियों आज की प्यारी सी क्लास को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए ध्यान से हमारी आज की प्यारी सी क्लास को देखिए। सबसे पहले साथियों हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। देखो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन साथियों हमारे पास में ऐसे पदार्थ होते हैं, दीज आर दी यहाँ पे मटेरियल, दीज आर दी यहाँ पे मैटर। ये हमारे पास में ऐसे पदार्थ होते हैं, ये ऐसे मैटर्स होते हैं जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से होता है। तो जिनके निर्माण के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन का मुख्य योगदान होता है उनको हम क्या बोलते हैं सिंपली भाषा में? उनको बोलते हैं सीधे सीधे इन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। मतलब आप ये कह दीजिए कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर हाइड्रोजन भी है, कार्बन, और हाइड्रोजन कार्बन की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है, उनको क्या सिंपली भाषा में क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? इनको साथियों हम सिंपली भाषा में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब इनको साथियों सिंपली भाषा में कहा जाता है जैविक पदार्थ। ये हम जब बात करेंगे इनको बोलते हैं कार्बनिक पदार्थ। तो इनको हम यहाँ पे ऑर्गेनिक पदार्थ बोलते हैं, या इसे हिंदी में क्या कहा जाता है बालक? इसे हिंदी में कहते हैं कार्बनिक पदार्थ। क्या बोलते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो आपसे सीधे सीधे एग्जामिनेशन में ना क्वेश्चन देखिए बन जाते हैं कि बताइए साथियों किन पदार्थों को हम यहाँ पे कार्बनिक पदार्थ कहते हैं? तो जो हमारे पास में ऑर्गेनिक होते हैं, जिनके अंदर यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, उनको हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? इन्हें ही हम कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो भागों में डिजाइन किया है, सुनते चलना ध्यान से। ये टेबल जो है एक बड़ी कमाल की टेबल है, बहुत सारे फैक्ट बनेंगे। देखो हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो भागों में तोड़ दिया है। एक होते हैं ये क्या हो गया? ये क्या चमत्कार हो गया भैया? ये चमत्कार तो इससे पहले कभी नहीं हुआ यार। देख रहे हो प्रभु कैसी बात हुई सडनली? एक मिनट रुक जाओ, मैं पता करता हूं क्या हुआ ये। बेटा एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा पता नहीं क्या हुआ, आज लाइट की फ्लक्चुएशन हो गई। मतलब लाइट चली गई तो इन्वर्टर तो चालू है, लेकिन सडनली पता नहीं क्या हुआ, बोर्ड यहाँ पे फ्लक्चुएट कर गया। सडनली यहाँ पे जो बोर्ड है वो फ्लक्चुएट कर गया। तो एक मिनट रुक जाओ, बस मैं देख लेता हूँ, ठीक है? टेंशन मत लीजिएगा। जब तक अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मतलब इन केस यदि कोई डाउट है आपका तो पूछ सकते हैं। सर बायोलॉजी कब तक खत्म हो जाएगी? बेटा बायोलॉजी खत्म का सीन ऐसा है कि अभी तो समय लगेगा, क्योंकि अभी तो हम कोशिका पे हैं, अभी हम टिश्यूज पढ़ेंगे। टिश्यूज के बाद मैं आपको देखो बेटा पढ़ाऊंगा क्या यहाँ पे, पूरी की पूरी प्लांट बायोलॉजी। तो आप मान लो 15-20 दिन तो भी है, 15-20 दिन मैं धीरे धीरे पढ़ा दूंगा आपको, 15-20 दिन तो लगेंगे हमें बायोलॉजी कंप्लीट करने में। मतलब अब जब पढ़ने बैठे तो ढंग से पढ़ लो, है ना? क्योंकि बायोलॉजी में समय तो लगता ही है, तो जब पढ़ने बैठो तो ढंग से पढ़ लो, थोड़ा सा ये है मेरा कहना। सर फिजिक्स की क्लास कब से स्टार्ट करोगे? बेटा सुनो, अब जब तक ये क्लास चल रही है, केमिस्ट्री चल रही है, तो मुझे केमिस्ट्री में से केमिस्ट्री पता होता है, बाकी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। पहले हम केमिस्ट्री पढ़ लो, फिर बायोलॉजी चल रही है वो पढ़ लो, उसके बाद हम जो करेंगे वो बात अलग है, ठीक है? अब जरा यहाँ पे देखो, ठीक है? अब जरा यहाँ पे समझना, बहुत ही बड़ी तरीके से मैं दोबारा से सारी की सारी फैक्ट बता रहा हूँ, देखते चलो, ठीक है? देखो ध्यान से इधर। चलो बालक, तो देखिए हमने हाइड्रोकार्बन की शुरुआत कर दी थी। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण बेसिकली हाइड्रोजन कार्बन से होता है। इन्हीं को हम यहाँ पे ऑर्गेनिक पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। अब जरा यहाँ पे देखिए, हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में कैटेगराइज कर दिया है। तो पहला जो पार्ट होता है बालक, उसे बोलते हैं एलिफेटिक, इसे बोलते हैं असाइक्लिक। एलिफेटिक और अचक्रीय।
अब एलिफेटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें जलने की क्षमता होती है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो ये है लिखा है ना एलिफेटिक शब्द, तो एलिफेटिक शब्द का साथियों मतलब होता है जिसके अंदर यहाँ पे जलने की बहुत अधिक क्षमता होती है, जो आग पकड़ लेता है। तो मतलब ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो यहाँ पे आग में जल जाते हैं। देखो आग में जल जाते हैं, या सीधे सीधे पकड़े तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं साथियों जिनके अंदर फायर बहुत जल्दी जल जाती है, फायर बहुत जल्दी लग जाती है, ये आग पकड़ लेते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जलते नहीं है। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे कि एलिफेटिक का मतलब क्या है, कि जिनके अंदर यहाँ पे जलने की क्षमता होती है, जो यहाँ पे बड़ी आसानी से जल सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बालक? उनको बोलते हैं एलिफेटिक। और ये कैसे होते हैं? अचक्री होते हैं। अचक्री मतलब ये कभी भी यहाँ पे क्लोज्ड संरचना नहीं बनाते। क्लियर सारी बातें? तो इनके द्वारा कभी भी किसका निर्माण नहीं किया जाता? तो इनके द्वारा कभी भी साथियों जो बंद संरचना होती है, जो बंद क्लोज्ड संरचना होती है, ये कभी भी यहाँ पे बंद संरचना का निर्माण नहीं करेंगे। इनको बोलते हैं एलिफेटिक असाइक्लिक, एलिफेटिक अचक्रीय। अब हमारे पास में देखिए, हम जब बात करते हैं, जरा समझना ध्यान से, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो एलिफेटिक असाइक्लिक होते हैं, इनको भी हमने दो भागों में कैटेगराइज कर दिया। एक होते हैं संतृप्त, एक होते हैं असंतृप्त। एक होते हैं सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एक को करते हैं जिसे बोलते हैं एल्केन्स। तो जो एल्केन्स होती है किसमें शामिल की जाती है? तो एल्केन्स को बेटा शामिल किया जाता है सैचुरेटेड में, जिसे बोलते हैं संतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है, उसे हम क्या बोलते हैं साथियों? सैचुरेटेड। क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड बोलते हैं। इस बात को समझ कर क्लियर सारी बातें। तो जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उसे हम क्या बोलते हैं? संतृप्त बोलते हैं। इस बात को जरा समझिएगा। तो ये हमारे पास में होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, इसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये बात आपको मैंने बता दी है, ठीक है। वहीं पर हम जब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका मतलब क्या है? तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का बेटा मतलब होता है कि इनके अंदर यहाँ पे कार्बन कार्बन के अंदर या तो डबल बॉन्ड होगा, या कार्बन कार्बन के अंदर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जहां पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, जहां पे कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, उसे क्या कहा जाता है बालक? उसे बोलते हैं सिंपली भाषा में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का मतलब होता है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। अब देखो यहाँ पे दो शामिल किए जाएंगे। पहला शामिल किया जाता है एल्कीन को, और दूसरा यहां पे शामिल किया जाता है एल्काइन को। तो एल्कीन और एल्काइंस इसमें यहां पे शामिल किए जाएंगे। इसका मतलब होता है ये कैसे हमारे पास में सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? तो ये हमारे पास में अनसैचुरेटेड है। इस बात को जरा समझिएगा। क्लियर सारी बात है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब यहां तक तो बात हमने समझ ली है। अब आप नोटिस करना कि इन सब की मतलब क्या है। इन सब का बेटा मतलब होता है कि इन सब के अंदर कहीं ना कहीं जलने की क्षमता है, मतलब दे हैव द प्रॉपर्टी टू बर्न। इन सब के अंदर यहाँ पे क्या क्षमता है? जलने की क्षमता है। जलने योग्य होते हैं, ये जल सकते हैं, ये बहुत स्पीड से जलते हैं। लेकिन वहीं पर हम जब बात करते हैं किसके बारे में? क्लोज्ड संरचना के बारे में। तो क्लोज्ड संरचना का मतलब क्या होता है? इनमें किसी प्रकार से बंद संरचना नहीं मिलेगी, ये हमेशा लंबी चेन बनती है इनके अंदर। ये कैसे बनाते हैं? तो इनके अंदर साथियों हमेशा एक लॉन्ग चेन बनती है। क्या बनती है? लॉन्ग चेन बनती है। मतलब ये हमेशा कैसे संरचना बनाएंगे? तो ये हमेशा ओपन स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। ओपन स्ट्रक्चर मतलब इनके अंदर हमेशा एक खुली संरचना बनती है, ये कभी भी बंद संरचना का निर्माण नहीं करते। ठीक है बालक? अब देखो नेक्स्ट हमारे पास में होता है जिसे बोलते हैं साइक्लिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब साइकिल कब बनती है? देखो साइकिल का टायर देखो, तो साइकिल का टायर तब बनता है जब उसकी संरचना कैसी होती है? खुली होती है, बंद होती है? बंद होती है। मतलब आपसे पूछेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं? तो ये बनाते हैं साथियों हमारे पास में कैसी संरचना? तो ये बनाते हैं क्लोज्ड स्ट्रक्चर। क्लोज्ड स्ट्रक्चर मतलब इनके अंदर कार्बन कार्बन देखो बंद हो जाता है, ठीक है। तो ये कैसे बनाते हैं साथियों? बंद संरचना का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या करेंगे साथियों? एक बंद हो जाएंगे। अब ये दो प्रकार की होती है, एक होती है साथियों हेटेरोसाइक्लिक और एक होती है होमोसाइक्लिक। अब आप देखो ध्यान से देखो कि हेटेरोसाइक्लिक का मतलब क्या होता है। देखो हेटेरो का बेटा मतलब ही होता है विषम। विषम मतलब अलग अलग, जिसका निर्माण यहाँ पे अलग अलग पदार्थों से होता है। जिसका निर्माण अलग अलग पदार्थों से होता है, अलग अलग कार्बन हाइड्रोजन और भी चीजों से होता है, उसे बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। एक होती है होमोसाइक्लिक। तो मैं बता दूं साथियों कि जो हेटेरोसाइक्लिक साइक्लिक होती है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये सिलेबस में नहीं है, पढ़ना भी नहीं हमें साइक्लिक में पढ़ना है किसको? होमोसाइक्लिक को। अब होमोसाइक्लिक भी दो प्रकार की होती है, एक होती है एरोमेटिक, एक होती है नॉन नॉन एरोमेटिक।
अब देखो, एरोमेटिक में नाम आप समझ पाएंगे, जिससे बोलते हैं सुगंधित। सुगंधित मतलब समझो ध्यान से, जिसके अंदर खुशबू आती है। जैसे पूछेंगे आपसे एग्जामिनेशन में, बताओ कि जो बेंजीन होती है, बेंजीन वो किस में शामिल है? एरोमेटिक में शामिल होती है। हम बात करते हैं फिनॉल के बारे में, फिनॉल किस में शामिल किया जाएगा भैया? एरोमेटिक में शामिल किया जाएगा। एक होती है साथियों नॉन एरोमेटिक। अगर आपसे पूछे बताओ कि साइक्लोहेक्सेन किस में शामिल है, तो साइक्लोहेक्सेन बेटा शामिल है हमारे पास में नॉन एरोमेटिक में। किसमें? नॉन एरोमेटिक में। अभी एग्जांपल बताएं, बस इतना सुनते चलो ध्यान से, यही क्वेश्चन देखिए बार बार मिल जाते हैं। तो ये जो टेबल है ये आपके सामने, ये टेबल जो है पूरी की पूरी केमिस्ट्री का रामबा टेबल है। दोबारा से बता रहा हूं, 1 मिनट के अंदर रिवाइज कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं इसको शुरुआत करता हूं एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स के बारे में, एल्काइंस के बारे में। देखो यहाँ देखो, हाइड्रोकार्बन हमारे पास क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो ऑर्गेनिक होते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं, जिनका निर्माण कार्बन हाइड्रोजन से मुख्यतः होता है। ये दो भागों में कैटेगराइज किए जाते हैं। पहला होता है असाइक्लिक, जिसे बोलते हैं एलिफेटिक, जिनमें जलने की क्षमता होती है और जो खुली संरचना बनाती है। ये भी दो प्रकार की होती है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त के अंदर कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनेगा, जिसमें हमेशा एल्केन्स शामिल किए जाते हैं। अनसैचुरेटेड में दो होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? या तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, जिसे एल्कीन्स कहते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, जिसे एल्काइंस कहेंगे। ठीक है, चलो हम बात करते हैं साइक्लिक के बारे में। तो साइक्लिक का मतलब होता है साथियों चक्रीय। चक्री का मतलब होता है जिसके अंदर यहाँ पे बंध संरचना बनती है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है हेटेरोसाइक्लिक जो सिलेबस में नहीं होती, एक होती है होमोसाइक्लिक जो हमारे सिलेबस में है। समचक्री का मतलब है जिसके अंदर एक ही समान संरचना बनती है, मतलब एक ही जैसे पदार्थों से मिलकर बनते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक वो पदार्थ होते हैं जिनसे खुशबू निकलती है, जो सुगंधित होते हैं। तो हमारे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ऐसे पदार्थ मिलेंगे जिसमें खुशबू बाहर निकलती है, जिसमें बेंजीन है, फिनॉल है, और भी बहुत सारे पदार्थ मिलेंगे। और एक होते हैं नॉन एरोमेटिक, जो बंद संरचना तो होती है, जिसकी संरचना बंद तो होती है, लेकिन इसमें किसी प्रकार से खुशबू नहीं बनती। इसका सबसे फेमस एग्जांपल है साथियों साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोसेप्टेन, ऐसे एग्जांपल बन जाते हैं। ठीक है, चलो तो अब शुरुआत करते हैं किसके बारे में? एल्केन्स के बारे में, एल्कीन्स के बारे में और एल्काइंस के बारे में। अब देखो यहां पे जो टेबल दी गई ना, ये टेबल आपको सब कुछ बता देगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से बहुत कुछ बता देगी। अब मैं आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूं, इन फैक्ट को यहां पे समझते चलना ध्यान से। ठीक है, कि एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस में बेसिक डिफरेंस क्या बनता है, किस प्रकार से बनता है, क्यों बनता है, किस प्रकार से नहीं बनता, आपको सारे के सारे फैक्ट मैं बताने वाला हूं। देखो ध्यान से, चलो अब देखो हुआ क्या है कि एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस, इसको पता लगाने के लिए हमारे पास एक छोटी सी फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है? देखो, तो एल्केन का जो फॉर्मूला बनेगा बालक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं फॉर्मूलों से इसकी सारी की सारी संरचनाएं बनती हैं। तो एल्केन का फॉर्मूला बनता है हमारे पास में CnH2n प्लस के 2। ठीक है, CnH2n प्लस के 2 बनता है। एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन का बेटा फॉर्मूला बनता है हमारे पास में CnH2n। और वहीं पे हम बात करते हैं एल्काइन के बारे में, तो एल्काइन का साथियों फॉर्मूला बनता है हमारे पास में CnH2n माइनस के 2। CnH2n माइनस के 2 बनता है। आपको जो एक बात यहां पे समझनी है वो ये है कि हमेशा एल्केन्स के अंदर यहां पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कार्बन कार्बन के अंदर। ये हमेशा क्या बनता है साथियों? सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन में। एल्कीन्स में हमेशा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। और वहीं पर हम जब बात करते हैं एल्काइंस के बारे में, तो वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में साथियों ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होना ही होना है, भले ही एक में हो, लेकिन एक में बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाता है। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखो मेन मुद्दा यह है कि हमारे पास में जो एल्केन है, तो एल्केन यहाँ पे कैसा बताओ? तो एल्केन यहाँ पे सैचुरेटेड होता है, जिसे बोलते हैं संतृप्त होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो एल्कीन किस में शामिल है साथियों? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में शामिल है। एल्कीन्स की बात करते हैं और एल्काइंस की बात करते हैं। तो एल्कीन्स और एल्काइंस जो होती हैं बालक, ये शामिल है किसमें? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, जिसे बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का मतलब ही होता है कि इनके अंदर या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, इसी कारण से क्या कहते हैं सिंपली भाषा में? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर हो गई है? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बताओ सबके समझो कमेंट के अंदर, क्लियर सारी बातें। अब देखो जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते चलना ध्यान से। मैं कुछ फैक्ट समझाते चलूंगा आपको, ठीक है? देखो कुछ फैक्ट समझाऊंगा, आप यहां पे समझ जाओगे। देखो मैं यहां पे सबसे पहले बात करने वाला हूं तीन के बारे में, एल्कीन्स के बारे में, एल्कीन्स के बारे में और एल्काइंस के बारे में।
तो सबसे पहले देखिए साथियों, हमने बात की है किसको लेके, यहाँ पे एल्केन्स को लेके। तो एल्केन्स का फॉर्मूला बनता है हमारे पास में CnH2n प्लस की 2, ये बनता है, ठीक है। दूसरा मैंने देखिए साथियों बात की है किसके बारे में, एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स का फॉर्मूला बनता है हमारे पास में CnH2n, ये फॉर्मूला बनेगा। और तीसरा देखो साथियों मेरे पास में फॉर्मूला बनता है किसको, यहाँ पे एल्काइंस को लेके। एल्काइंस का फॉर्मूला बनता है हमारे पास में CnH2n माइनस की 2, यही तो फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा समझना मैं ये बताना क्या चाहता हूं आपको, देखो आप समझ जाओगे कि मैं बताना क्या चाहता हूं। आप अभी 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, बस एक छोटी सी टेबल बनानी है और इस टेबल के थ्रू आप यहां पे समझ जाओगे कि मैं आपको संरचना बताता हूं क्यों। देखो देखो यहां पे हम क्या करेंगे साथियों, एन की वैल्यू को पुट करने वाले। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, एन की वैल्यू को यहाँ पे 1 पुट कर दिया और एन की वैल्यू को मैंने यहाँ पे 2 पुट कर दिया, ठीक है। देखो एन की वैल्यू को 1 पुट करेंगे और एन की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, हम पहले जरा उसको देखते हैं। देखो जैसे ही मैंने एन की वैल्यू 1 पुट कर दी, यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे साथियों बनेगा हमारे पास देखो C1, यहाँ पे 2 इंटू 1 प्लस के 2, ये तो बनेगा, सिंपल सी बात है। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा CH4, क्या बनेगा, CH4 बनेगा। देखो आप जैसे ही एन की वैल्यू यहां पे पुट करोगे तो हमारे पास बेटा बनेगा CH4, क्या बनेगा, CH4। आप जैसे एन की वैल्यू यहां पे 1 पुट करोगे तो हमारे पास बनेगा, देखो यहां पे CH2, क्या बनेगा, CH2 बनेगा, है ना, सिंपल सी बात है। और जैसे आप एन की वैल्यू यहां पे बेटा पुट करोगे, ठीक है, तो यहां पे बनेगा CH⁻0। अब देखो जरा समझना ध्यान से मैं जो बताना चाहता हूं, आप जब एन की वैल्यू को बेटा पुट करोगे यहां पर, तो एन की वैल्यू पुट करने पर सबसे पहले बनने वाला जो फॉर्मूला होता है उसे बोलते हैं मीथेन, क्या बोलते हैं, मीथेन कहते हैं। क्या इतनी सी बात यहां पे क्लियर है। तो सबसे पहले में किसकी प्राप्ति होती है, तो सबसे पहले साथियों बनता है हमारे पास में क्या, मीथेन बनता है। सर मीथेन कैसे बनती है बताओ जल्दी से। देखो तो मीथेन बनने का सिंपल सा तरीका यह है कि एक कार्बन होता है साथियों, और एक कार्बन के साथ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे, तो एक कार्बन के साथ यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है। तो हमारे पास सबसे पहले किसकी संरचना बन जाती है, तो सबसे पहले हमारे पास संरचना बनती है मीथेन की, है कि नहीं, कंफर्म है, सही बात है। लेकिन वहीं पर हम जब बात करते हैं एल्कीन के बारे में, क्या CH2 बन सकता है, आप खुद ही देखो। जैसे मैंने एक कार्बन लिया, अब एक कार्बन के साथ मैंने किया किया देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन तो जोड़ दिए, देखो 2 हाइड्रोजन तो जोड़ दिए। लेकिन आप खुद ही बताओ कि इसके पास में और भी तो बॉन्ड बन सकता था, क्या ये संरचना बन सकती है, नहीं बनेगी। मतलब CH2 यहाँ पे जो होता है साथियों वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्लियर सारी बात है, वो यहाँ पे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मतलब आप इस संरचना को प्राप्त नहीं कर सकते, ये संरचना क्या नहीं करती साथियों, एग्जिस्ट नहीं करती। तो क्या CH2 हमें मिलने वाला है जिंदगी में कभी, सर नहीं मिलेगा। अच्छा ये बताओ क्या CH मिलेगा कभी जिंदगी में, सर ये भी नहीं मिलेगा। मतलब आप इसको भी यहाँ पे प्राप्त नहीं कर सकते, ये भी चीज हमें नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले प्राप्त होने वाला जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन सा है, मीथेन है। तो मीथेन के बारे में क्या कहा जाता है साथियों, तो मीथेन जो होती है सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है, कैसा है, सबसे सरल हाइड्रोकार्बन है, सबसे पहले प्राप्त किया जाने वाला हाइड्रोकार्बन है। क्या इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई, आप खुद ही देखो ध्यान से, क्योंकि बाकी किसी की संरचना तो नहीं बन सकती, लेकिन हम जब बात करते हैं मीथेन के बारे में तो मीथेन को प्राप्त कर सकते हैं। मीथेन जो होती है साथियों वो एग्जिस्ट कर सकती है, मीथेन बन सकती है। तो मीथेन के बारे में मैंने बता दिया कि मीथेन जो होती है ये सबसे सरल, देखो ध्यान से, तो जो मीथेन होती है ये सबसे सिंपल हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, सबसे क्या है ये, तो सबसे ज्यादा सिंपल हाइड्रोकार्बन, सबसे ज्यादा यहाँ पे सरल जो हाइड्रोकार्बन है वो कौन सी हमारे पास में, मीथेन होती है। अब जैसे आपने एन की वैल्यू 2 पुट कर दी तो क्या बनेगा, देखो जैसे आप एन की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो हमारे पास साथियों बनेगा फॉर्मूला यहाँ पे C2H4 या C2H6। इस C2H6 को हमने एक नाम दिया है, क्या नाम दिया साथियों, इस C2H6 को एक नाम देते हैं जिसे बोलते हैं इथेन, क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, ठीक है। अब जरा यहां पे देखो, आप जैसे यहां पे एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो हमारे पास साथियों फॉर्मूला बनेगा C2H4, और इस C2H4 को हमने एक नाम दिया जिसे बोलते हैं इथीन, क्या बोलते हैं, इथीन बोलते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे C2 की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा जिसे बोलते हैं C2H2,
और इस फॉर्मूले को साथियों में एक नाम दिया जिसे बोलते हैं इथाइन। क्या बोलते हैं? इथाइन कहते हैं। अब मैं संरचना बताता हूं इन तीनों के बारे में। देखो अब इन तीनों की संरचना कैसे बनेगी, किस तरह से बनेगी, जरा ये देखो। पहले मुझे बताओ कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। देखो आपने क्या किया साथियों, 2 कार्बन लिए, एक सिंगल कार्बन और एक दूसरा कार्बन, 2 कार्बन लिए। अब एक बॉन्ड तो बन चुका है इनके बीच में, एक बॉन्ड तो बन चुका है, एक बंध तो बन चुका है। अब एक कार्बन देखो साथियों क्या कर सकता है, यहां पे 3 बॉन्ड बना सकता है, देख पा रहे हो? तो सिंगल कार्बन जो होता है वो 3-3 बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि एक बॉन्ड तो पहले से कार्बन कार्बन में बन चुका है। अब ये बताओ कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 6 हाइड्रोजन। देखो गिनो कि ये पहला हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। तो क्या ये हमारे पास में C2H6 बन चुकी है? बन चुका है। मतलब ये संरचना किसकी है? मीथेन की है। ये इथेन की, इथेन की है। तो इथेन का फॉर्मूला बनता है C2H6। चलो भैया अब जरा यहां पे देखो, हमें बनाना क्या है? C2H4 बनाना है। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करो, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बना दो। देखो हमने कार्बन लिया और कार्बन लिया। अब ये बताओ कितने हाइड्रोजन है? कितने हाइड्रोजन है? तो 4 हाइड्रोजन है। देखो 2 हाइड्रोजन यहां पे कर दिए, 2 हाइड्रोजन मैंने यहां पे कर दिए, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। अब आप नोटिस करो, कार्बन को नोटिस करना, कार्बन को नोटिस कर। देखो एक कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है? 1 2 3। इसके साथ कितने बॉन्ड है? 1 2 3। बना कितने सकता है? 4 बॉन्ड। अब हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्ड बन नहीं पाएगा, तो पहले से कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड था, तो हमने क्या किया साथियों, यहां पे एक बॉन्ड और बना दिया। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड बन गया? देखो तो कार्बन कार्बन के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है। आप समझ गए? मतलब इस वाली फॉर्मेशन में क्या होगा, तो कार्बन कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली हो चुका होगा। बेटा एक मिनट ना, बेटा 1 मिनट का ब्रेक देना मुझे प्लीज, ठीक है? एक फोन है, थोड़ा अर्जेंट है। देखो तो कार्बन कार्बन के अंदर मैंने बता दिया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर सारी बात है। तो कार्बन कार्बन के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड बन चुका है, ऑटोमेटिकली बन गया, बिल्कुल सही बात है। अब आते हैं हम किस पे, देखो इथाइन को लेके कैसे बनता है, बहुत प्यारी संरचना बता रहा हूं। अब आपने क्या किया, देखो पहले आपको कार्बन कार्बन बनाना है, तो मैंने कार्बन लिया और एक बॉन्ड बना दिया, कार्बन के साथ में बना दिया। अब कितने हाइड्रोजन है भैया? 2 हाइड्रोजन है, तो मैंने एक हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दिया और एक हाइड्रोजन मैंने यहां पे जोड़ दिया। अब ये बताओ कि अब मुझे ये बताओ, क्या कार्बन कार्बन के साथ दो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा, 2 बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो कार्बन ने क्या किया, 2 बॉन्ड बनाए। कार्बन कार्बन ने क्या, देखो यहां इस वाले कार्बन को देखो, इसने एक बॉन्ड यहां पे बनाया है और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाया है, मतलब ये एक बॉन्ड और बना सकता है। सही बात है। क्या अभी भी कार्बन पूरा हो चुका है? नहीं हुआ भैया पूरा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप देखो तो कार्बन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हैं और बनाता है कितना है? 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक कार्बन ने देखो 3 बॉन्ड इसके साथ बना दिए, ये कार्बन ने 3 बॉन्ड बना दिए, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 इस कार्बन के साथ। इस कार्बन को नोटिस करो, इसने भी 3 बॉन्ड बनाए हैं, 3 बंध बना दिए हैं, 2 इस कार्बन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के साथ। मतलब अभी भी एक बॉन्ड बनने की गुंजाइश है। तो यहां पे साथियों बन जाएगा एक और बॉन्ड, क्लियर सारी बात है। तो कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, और यहीं पे ये कॉन्सेप्ट हमारा बनके तैयार होता है। आप समझ गए? तो कैसे यहाँ पे बंध की संरचना है जो बनती है, कैसे बॉन्ड बन जाता है। तो मेरे ख्याल से आपने बॉन्ड की संरचना यहाँ पे समझ ली है कि कैसे बॉन्ड यहाँ पे बनके तैयार हुआ है। कंफर्म है सारी बातें? अब देखो हम जब बात करते हैं बेटा बॉन्ड के बारे में, जहां पे डबल बॉन्ड होता है, समझना ध्यान से। देखो जहां पे सिंगल बॉन्ड होता है साथियों, उसमें होता है एक सिग्मा बॉन्ड। कैसा होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है। देखो ध्यान से मैं लिख देता हूं। देखो एक होता है साथियों सिग्मा बॉन्ड, जिसे क्या बोलते हैं? सिग्मा। और एक होता है जिसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। अब मेरी बात को जरा समझना ध्यान से, बहुत ही बढ़िया तरीके से देखो, ठीक है? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, क्लियर सारी बातें? बोलो हाँ। देखो ये हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया इसका। अब यहां पे जो है ये सारा का सारा खेल तुम्हारा शुरू हो जाएगा, समझते चलना। बहुत सारी बातें देखो बताने वाला हूं डिटेल से। देखो
अब हमारे पास में सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स उन्हें कहा जाता है जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। अब ये बताओ कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड कहां मिलेगा? तो कार्बन कार्बन में बेटा सिंगल बॉन्ड बनता है सिर्फ और सिर्फ किसमें? एल्केन्स में। क्लियर सारी बातें। और हम जब बात करते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, तो इसके अंदर कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड होगा या कार्बन कार्बन के अंदर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब इसमें दो एग्जांपल हैं, एक होता है साथियों एल्कीन्स का, एक होता है एल्काइंस का। क्लियर सारी बातें। अब जो मैं पॉइंट बता रहा हूं वही पॉइंट सबसे खतरनाक पॉइंट है, देखो ध्यान से। आपको पता है साथियों एल्कीन्स की बात करते हैं तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास में CnH2n प्लस के 2। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे साथियों बनने वाला जो बॉन्ड होता है ना, इसे बोलते हैं एक सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है साथियों? सिग्मा बॉन्ड बनता है। दिखाई दिया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो किस तरह का बॉन्ड बनता है? तो ओनली सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। अच्छा, ये चीज जो है वो हमारी 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो बस याद कर लो, आपको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बस याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा? तो मिलता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मतलब एल्केन्स के अंदर, एल्केन्स के अंदर साथियों कौन सा हाइब्रिडाइजेशन मिलता है? तो sp3 मिलता है एल्केन्स के अंदर। और यहाँ पे जब बात करते हैं तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब आते हैं एल्कीन्स के बारे में। एल्कीन्स के बारे में देखो, एल्कीन्स का फॉर्मूला बनता है हमारे पास में CnH2n और एल्काइंस का बनता है साथियों CnH2n माइनस के 2। ठीक है, अब जरा समझना ध्यान से। एल्कीन्स की बात करते हैं, देखो कार्बन कार्बन के अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कार्बन कार्बन के अंदर देखो ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं? अब जरा समझो ध्यान से, यहाँ पे क्या है साथियों? तो यहाँ पर तो एक सिग्मा है और एक पाई है। क्या है? एक पाई है। और यहाँ पे क्या है साथियों? एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और दो पाई बॉन्ड बनेंगे। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत प्यारे बन जाते हैं, बता दो कि कहां पर एक सिग्मा एक पाई मिलती है एल्कीन्स के अंदर, कहां पर एक सिग्मा दो पाई मिलती है? तो देखो यहाँ पे तीन बॉन्ड है, ठीक है, क्लियर सारी बात है। यहाँ पे तीन बॉन्ड है। अब तीन बॉन्ड है तो आप नोटिस करो कि यहाँ पे तीन बॉन्ड है तो देखो एक सिग्मा बनेगा, दो पाई बनेंगे। तो ये बहुत प्यारा फैक्ट बन जाता है कि एक सिग्मा दो पाई बॉन्ड है जो बनते हैं। अब देखो यहाँ पे हम जब बात करते हैं एल्कीन्स के बारे में साथियों, तो एल्कीन्स के अंदर बनने वाला जो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2, और एल्काइंस के अंदर बनने वाला जो हाइब्रिडाइजेशन होती है साथियों होती है हमारे पास में sp। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 11th क्लास की पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बता दिए, गलती मत करना, ठीक है। तो यहां तक की बातें पूरी क्लियर हो गई है। तो बताओ जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर कि ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना। इतनी बात क्लियर हो चुकी है कि एल्कीन्स क्या होती हैं, एल्काइंस क्या होती हैं, एल्कीन्स क्या बनती हैं, और यहाँ पे किसमें सिंगल बॉन्ड है, किसमें डबल बॉन्ड है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड है, क्यों होता है, किस कारण से होता है, ये समझा दिया मैंने। जल्दी से बताओ पहले मुझे कमेंट के अंदर बेटा प्लीज कि ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है कि नहीं है। क्या आपको इतना क्लियर हो चुका है? इसके बाद मैं फिर आगे चलता हूं, टेंशन मत लीजिएगा। बेटा अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाऊं ना इसके अंदर, मतलब चाह घुसने को तो मैं इसमें नीट वाला लेवल पे पढ़ा सकता हूं आपको। अब जैसे एसपी है तो एसपी का बेटा जो आकार होता है वो लीनियर लीनियर होता है। अब ये सब चीजें मैं बताऊंगा तो फिर आप आईआईटी वाले लेवल पढ़ लोगे, इतना नहीं पढ़ना में, है ना। हमें जो पढ़ना आपके एग्जामिनेशन में उतना ही पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिएगा। मैं बस वही बताना चाहता हूँ, ठीक है। इतनी सी बात यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो हमने इतनी बात यहाँ पे समझ ली, इसमें गलती मत करना, पहले बता रहा हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। आगे चले, अब चलते देखो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। होता है हमारे पास में आईयूपीएससी नाम कल्चर। देखो देखो भाई, अब देखिए हम जब बात करते हैं साथियों, जरा समझने का प्रयास करना इसमें सीन क्या। देखो अब जैसे हम बात करते हैं एल्केन्स को लेके, तो एल्केन्स को लेके ही सबसे पहले जो नाम है साथियों उसकी शुरुआत की जाती है। आप एक काम करो, आप यहाँ पे दस्तक के नाम याद कर लो, दस्तक के नाम याद कर लोगे ना तो ऑटोमेटिकली फिर सबकी सब चीजें याद हो जाएंगी। कैसे याद हो जाएंगी? जैसे आप यहाँ पे देखो, जैसे हम बात करते हैं साथियों जब एन की वैल्यू 1 होती है, सुनो, तो एन की वैल्यू 1 होती है तो फॉर्मूला बनता है हमारे पास में CH4, उसे बोलते हैं मीथेन। तो मीथेन का मतलब क्या बालक? तो मीथेन का मतलब है हमारे पास में CH4 जिसमें एन की वैल्यू कितनी? 1 होती है, ठीक है।
इसी तरह से जब n की वैल्यू 2 पुट कर दोगे तो बनेगा हमारे पास में इथेन। तो पहला बनता है हमारे पास क्या, तो पहला बनता है साथियों हमारे पास में मीथेन, दिखाई दिया आपको मीथेन। दूसरा बनता है जिसे बोलते हैं, देखो पहला बनता है हमारे पास में मीथेन, दूसरा बनता है हमारे पास में इथेन C2H6। फिर तीसरा बनता है साथियों प्रोपेन, देखो प्रोप, तो प्रोप का मतलब यहाँ पे 3 से हो जाएगा, ठीक है, C3H8। फिर यहाँ पे 4 का बेटा मतलब होता है ब्यूट, तो ब्यूटेन जो एल्केन होती है, तो ब्यूटेन होता है हमारे पास में C4H10। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पेंट के 5 के बारे में, तो बनता है C5H12 जिसे बोलते हैं पेंटेन। इसी तरह से बनता है C6H14 जिसे बोलते हैं हेक्सेन। फिर हमारे पास बनता है C7H16 जिसे बोलते हैं हेप्टेन। फिर यहाँ पे जब 8 हो जाता है उसे बोलते हैं ऑक्टेन, जब 9 हो जाता है उसे बोलते हैं नॉनेन, और जब 10 हो जाता है उसे बोलते हैं डेकेन। ठीक है, अब देखो इसके बाद मेन मुद्दा है, अब 11वां नहीं पूछेगा आपसे कभी एग्जामिनेशन में, सुनो ध्यान से, 11वां नहीं पूछेगा। कहने को तो भैया पढ़ने को तो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पढ़ने को तो पढ़ सकते हो, 11वीं भी पढ़ सकते हो, 12वीं भी पढ़ सकते हो, लेकिन हमारे एग्जामिनेशन में कभी सब चीजें नहीं पूछी जाती हैं। अब जो पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कौन सा है, तो वो है साथियों 20वां। 20वीं को बोलते हैं आइसोन, क्या बोलते हैं, आइसोन बोलते हैं, या इसे सिंपली भाषा में कहें तो इसे देखो बोलते हैं इसे बोलते हैं आइसोन, आइसोन। तो हम जब बात करते हैं साथियों 20वीं के बारे में, तो 20वां पूछेगा आपसे, तो बनता है हमारे पास में C20H42, ठीक है, तो इसे बोलते हैं आइसोन, या आइसोन इसे कहा जाता है। इसी तरह से पूछते हैं 30वीं के बारे में, तो 3 को बोलते हम बोलते हैं ट्राइकोंटेन, क्या बोलते हैं, ट्राइकोंटेन बोलते हैं। तो आपके सामने इस प्रकार के जो नामकरण है वो पूछे जा सकते हैं कभी कभी एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली 10 तक याद कर लो, 10 से ही सब क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मीथेन होता है तो मीथेन तो मीथेन होगा, अब इथेन है तो इथेन के बाद इथीन इथाइन हो जाएगा, प्रोपेन है तो प्रोपीन प्रोपाइन हो जाएगा, ब्यूटेन है ब्यूटीन ब्यूटाइन हो जाएगा, पेंटेन है पेंटीन पेंटाइन हो जाएगा, हेक्सिन हेक्साइन हो जाएगा, हेप्टाइन हेप्टीन हेप्टाइन हो जाएगा, ऑक्टेन की जगह पे ऑक्टीन ऑक्टाइन हो जाएगा, नॉनिन की जगह पे नॉनिन नॉनाइन हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फैक्ट बनते हैं एल्कीन्स की एल्काइंस को लेके, ठीक है। तो ये नामकरण थोड़े से इंपॉर्टेंट थे, मैंने बता दिए, ये फैक्ट आपसे पूछेंगे तो ये याद कर लो, 10 तक याद कर लोगे ना, 10 तक ही क्वेश्चन बन जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को पहले पढ़ते हैं और फिर आपको मैं सारी की सारी बातें समझाता हूं इसके अंदर क्वेश्चंस के थ्रू। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्वेश्चंस के थ्रू हम करेंगे, ठीक है, कुछ चीजें ऐसी जो क्वेश्चंस के थ्रू करेंगे। आओ क्वेश्चंस को पहले देखो ध्यान से, क्या पूछा गया, बताओ इनमें से कौन सा विकल्प होता है साथियों जो हाइड्रोजन परमाणु का सही अवरोही क्रम दिखाता है। देखो क्या पूछा गया कि इनमें से कौन सा है इनमें से कौन सा है साथियों जो परमाणु का यहां पे सही अवरोही क्रम दिखाता है, अवरोही क्रम बताता है, अवरोही क्रम। देखो परमाणु का साथियों जो यहाँ पे अवरोही क्रम है वो यहाँ पे बताने वाला है, जो करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर है किसका, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किसमें कम होते जा रहे हैं। मैं एग्जांपल से बता रहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल देखो ले रहा हूं यहाँ पे इथेन को लेके, सुनो ध्यान से, मैं एग्जांपल ले रहा हूं इथेन को लेके, यहाँ पे इथीन को लेके, और यहाँ पे इथाइन को लेके, ठीक है। देखो इथेन का फॉर्मूला बनता है साथियों हमारे पास में C2H6, ये तो बनता है। इथीन क्या बनेगा, ये बनेगा साथियों हमारे पास में C2H4, और इथाइन बनेगा C2H2, यही तो बनेगा। आप देखो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किस में, एल्केन्स में है, फिर एल्कीन्स में है, और फिर यहाँ पे एल्काइन में हो जाएंगे। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन किस में है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है एल्केन में, उससे कम है एल्कीन्स में, और सबसे कम किस में, एल्काइन में। तो इस क्वेश्चन का साथियों अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम कौन सा होगा, तो घटता क्रम होगा हमारे पास में ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो, घटता क्रम है, बढ़ता क्रम नहीं है, सबसे ज्यादा से उससे कम और सबसे कम, तो इसमें ऑप्शन डी हमारे पास बिल्कुल सत्य बन जाएगा। ठीक है बालक, चलो इसको बताओ, जल्दी से समझ जाओगे, इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो हमारे पास क्या पूछा गया, हमारे पास पूछा गया ये है कि प्रोपीन है प्रोपाइन है प्रोपेन है। देखो बहुत इजी है। अब जहां पे इन दिया गया है साथियों वहां पे क्या होता है, देखो डबल बॉन्ड बनता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। जहां पे आयन दिया गया है, आयन दिया गया है, वहां पे कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और जहां पे एन दिया गया बेटा वहां पे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है। तो लगा दो कौन सा, देखो सही हो जाएगा हमारे पास में। मतलब मेरा मानना है तो ये इसमें 1 2 3 इसका सत्य आंसर बनेगा। तो प्रोपीन के अंदर होता है हमारे पास में कौन सा, 2। अच्छा प्रोपीन में बनता है 2, तो यहाँ पे बनता है देखो अनसैचुरेटेड 3 कार्बन चेन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो 1 2 3 इज द राइट आंसर, 1 2 3 इसका सत्य आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बताइए साथियों।
ठीक है। अभी मतलब ऐसे क्वेश्चन देखो बनते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्ट बनते हैं, इसमें गलती मत करना, पहले बता रहा हूं। ठीक है, कंफर्म है। देखो अब जैसे ये पूछा गया है, साथियों बताओ कि इनमें से किसके अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड है। देखो डबल बॉन्ड पूछा गया, अब आपको पता होना चाहिए भाई डबल बॉन्ड किसमें होगा। सिंपल सी बात है, देखो डबल बॉन्ड उसमें होगा साथियों जिसके अंदर यहाँ पे इथीन इथीन होगा। और इथीन किसमें दिया गया, देखो प्रोपीन में दिया गया, प्रोपीन में। क्लियर सारी बात है, प्रोपीन। तो प्रोपीन दिया गया मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होने वाला है। तो आप लॉजिकली लगा सकते हैं इसका आंसर। देखो जहां पे मैंने बताया ना कि पहचानने का तरीका होता है, जहां पे इन दिया गया वहां पे डबल बॉन्ड लगा दो, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा सत्य आंसर हो जाएगा। बेटा प्रोपिनॉल में तो नहीं होगा, इसमें ऑप्शन नंबर सी जाएगा, प्रोपीन जाएगा। ठीक है, समझ गए जो मैं कह रहा हूं। तो प्रोपीन जो होती है उसके अंदर यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। आप यहाँ पे देख भी पाओगे अच्छी तरह से कि ये एल्कीन है, और एल्कीन के अंदर यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। मतलब बताने का सिंपल सा तरीका था ये, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा यहां पे देखो, इनमें से कौन सी यहां पे संरचना बिल्कुल सही है। देखो पूछा गया सही है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूं किसके बारे में, इथेन के बारे में। इथेन पूछा गया, आप लॉजिकली जरा समझो। इथेन का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में, तो इथेन का बेटा फॉर्मूला बनता है हमारे पास में C2H6, मतलब 2 कार्बन होने चाहिए और 6 हाइड्रोजन होने चाहिए, ये तो पूछा गया। इनमें से कौन सी संरचना जो है हमारे पास में इथेन की है वो सही होगी। अब आप मुझे ये बताओ कि इनमें कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत है। समझ गए छोटी सी बात। अब यहां देखो, यहाँ पे 1 कार्बन है, 2 कार्बन तो होने चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया हमारे पास में, 2 कार्बन तो होने चाहिए। नीचे आ जाओ, देखो ध्यान से, यहाँ पे 2 कार्बन दिए गए हैं लेकिन हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2 हैं। 2 हाइड्रोजन नहीं होंगे, कितने हाइड्रोजन होंगे, 6 हाइड्रोजन होंगे, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी गलत है हमारे पास में। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही बात है। क्या 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है साथियों हमारे पास कैसा है, करेक्ट है। आप समझ गए, मतलब कितना इजी तरीका था करने का इसका। इसको करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत सरल तरीके से बताया, मतलब इसको इतनी आसान भाषा में मैं नहीं मानता आप कर पाओगे। समझ में आ गई छोटी सी बात। तो हमें इथेन दिया गया कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिकल डॉट स्ट्रक्चर है। छोड़ दो कंसेप्ट इलेक्ट्रिकल डॉट स्ट्रक्चर का, आप तो सिंपल सिंपल ये देखो कि इनमें से क्या चीज बन रही है। जो चीज बन रही है उसको बनाएंगे सिंपल भाषा में, है ना। देखो हमसे क्या पूछा, क्या बताओ कि हमें बताना है साथियों कि हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया इथेन इथेन इथाइन दिया गया, किसके अंदर कार्बन कार्बन के अंदर यहाँ पे संरचना बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग बॉन्ड इंक्रीजिंग लेंथ बढ़ रहा है। अब ये कॉन्सेप्ट को समझना, देखो ध्यान से। देखो जब यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो उनके बीच में साथ दूरी बहुत अधिक होती है, क्योंकि इनको पकड़ने वाला सिर्फ एक ही बॉन्ड है। अब मान लो कि तुम्हारे बीच में एक ही रिश्ता है तो थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है। अब तुम्हारे बीच में साथी एक और रिश्ता बन चुका है, तो जब रिश्ते मजबूत होते जाते हैं ना तो दूरियां कम होती जाती हैं। और हम जब बात करते हैं कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, तो इसमें रिश्ता इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड में कि अब दूरियां और भी ज्यादा कम हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, अगर रिश्ते बहुत ज्यादा हैं, रिश्ते अधिक मजबूत हैं, तो दूरियां कम हो जाती हैं। तो कार्बन कार्बन के बीच में साथी जो दूरी बनती है, इसी को हमने एक नाम दिया है जिसे बोलते हैं बंद दूरी। क्या बोलते हैं, बंद दूरी बोलते हैं। बंद दूरी को क्या कहा जाता है साथियों, तो बंद दूरी को हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इस बात को जरा समझो ध्यान से, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। अब ये बताओ कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किस में अधिक होगी, तो बॉन्ड लेंथ बेटा सबसे ज्यादा होती है इथेन में, या हम बात करें एल्केन में। सब उससे कम किस्म होती है एल्कीन में, और सबसे कम किस्म होती है एल्काइन में। तो पूछा गया बताओ कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ता हुआ क्रम है। तो सबसे कम होती है इथाइन में, उससे ज्यादा होती है इथीन में, और सबसे ज्यादा होती है इथेन में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो ए होगा साथियों हमारे पास क्या हो जाएगा, सत्य आंसर बन जाएगा। क्लियर सारी बातें। सबसे कम किस में होगी बताओ, तो सबसे कम होगी इथाइन में, उससे ज्यादा किस में, इथीन में, उससे ज्यादा किस में, एथेन में। क्लियर है सारी बातें, समझ गए, बोलो हाँ या ना। संरचना मैंने बता दी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो ध्यान से, द टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन दी प्रोपेन। अब सुनो ध्यान से, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूं ये पॉइंट बड़ा मजेदार है, इस पॉइंट को जरा समझना। बहुत प्यारे कंसेप्ट है जो एग्जामिनेशन में बन जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कैसे निकालेंगे। देखो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कंसेप्ट टेस्ट में। देखो आपको ये पता है साथियों, सुनो सुनो सुनो, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, सुनो सुनो सुनो। मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं और इस ट्रिक को याद कर लेना सबके सब। इस ट्रिक से आपके क्वेश्चन देखिए बन जाते हैं, ठीक है।
क्लियर सारी बातें। देखो मैं एक काम करता हूं, वहीं पर लिख देता हूं उसको, मैं यहीं पर लिख देता हूं। देखो ध्यान से, मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। देखो ट्रिक क्या है, सुनो। ट्रिक ये है कि आपको ये पता होना चाहिए साथियों कि हमेशा इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जितने भी हमारे पास में हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जितने भी हमारे पास में साथियों क्या है, हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर हमेशा कैसा बॉन्ड बनेगा, तो हाइड्रोकार्बन के अंदर साथियों हमेशा कोवलेंट बॉन्ड ही बनता है। कैसा बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। जिसको क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से, जिसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। क्या बोलते हैं, सहसंयोजी बंध बोलते हैं। क्लियर सारी बात है। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछेंगे बताओ कि इनमें कैसा बॉन्ड बनेगा, तो इनके अंदर यहाँ पे सहसंयोजी बंध का फॉर्मेशन होने वाला है। अब सुनो, मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक देखो ध्यान से। हमारे पास में तीन प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो पहला होता है जिसे बोलते हैं एल्कीन्स, दूसरा है साथियों जिसे बोलते हैं एल्कीन्स, और तीसरा होता है जिसे बोलते हैं एल्काइंस। क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं। अब इनके अंदर बनने वाली जो बॉन्ड होती है, इनके अंदर बनने वाला साथियों जो सहसंयोजी बंध होता है, इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। देखो एल्केन्स के अंदर साथियों बॉन्ड बनते हैं हमेशा 3n+1, एल्कीन्स में बनती है हमेशा कितने 3n, और एल्काइंस में बनते हैं कितने यहाँ पे 3n-1। अब आप मुझे बताओ कि क्वेश्चन किसका पूछा गया है, तो क्वेश्चन साथियों पूछा गया प्रोपेन का। क्लियर सारी बात है। प्रोपेन क्या बताओ, तो प्रोपेन हमारे पास में एल्केन है। प्रोपेन कब बनता है, जब एन की वैल्यू 3 होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड कितना बनेगा बताओ जल्दी से, तो ये बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं, तो बॉन्ड कितना बनेगा, तो 3n+1 बनेगा। अब देखो n कितना है 3, तो 3 इंटू 3 प्लस के 1 कर दोगे तो आंसर बनेगा हमारे पास में 10। तो मतलब यहाँ पे टोटल बनने वाले जो बॉन्ड है वो कितने बनेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने बेटा हमारे पास में 10 बनेंगे। क्या छोटी सी ट्रिक यहाँ पे क्लियर हो गई है, बोलो जल्दी से। क्या इतनी सी बात यहाँ पे चमक गई है कि इनमें बनने वाले बंद की संख्या कैसे निकालते हैं। तो बनने वाली बेटा बंद की संख्या को निकालने का यहाँ पे ट्रिक होता है, और ट्रिक मैंने बता दी बहुत ही अच्छे तरीके से। फैक्ट बहुत अच्छा ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, गलती मत करना, ठीक है बालक। चलो अब यहाँ पे साथियों नया कॉन्सेप्ट है जिसे बोलता है आइसोमेरिज्म का। तो आइसोमेरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है हम पढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास के अंदर ही मैं आपको ये सब चीजें हैं जो पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। तो मैंने देखिए साथियों आपको हाइड्रोकार्बन्स की शुरुआत कर दी, और हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मैंने बहुत सारे फैक्ट समझाए आपको, बेसिक तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा दिए, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे अब, ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा कौन सा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे किसका कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट आइसोमेरिज्म का। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे किसके बारे में साथियों, हम पढ़ेंगे यहाँ पे बेंजीन, इन सब के बारे में, फंक्शनल ग्रुप के बारे में। बड़ा मजा कंसेप्ट आने वाला, बहुत कुछ पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पूरा का पूरा कवर करने वाले अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये फैक्ट कवर क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर बढ़िया तरीके से। तो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।